हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, ये है आपकी सेकंड मैराथन और इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। 300 बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो में फिर से हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसको आप लोग ट्राई करिए। क्या गिवन है इस क्वेश्चन में आपको कि बैग्स पर 29% ऑफ था। ठीक है, एक लेडी ने एक बैग खरीदा और उसको 13% डिस्काउंट और मिला कैश में पे करने के लिए। अब उसने अगर 617.7 पे करे तो प्राइस टैग क्या था। ठीक है, तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझाता हूँ कि नेट डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। आप पहले दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, फिर आप इसमें माइनस करोगे जो इनका प्रोडक्ट आएगा। अब प्रोडक्ट कितने का आएगा तो इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, 29 इंटू 13। तो अगर 30 इंटू 13 होता तो कितना हो जाता, आप बोलोगे 390। ठीक है, तो उससे आपको बस 13 कम कर देना है। 390 में से अगर आपने 13 कम करा कितना आ गया, 377 ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू आपको इसमें से माइनस करनी पड़ेगी। 3.77 जो यहाँ पर है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, समेशन हुआ 42। 42 में से हम हटा रहे हैं 3.77, तो ये कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 38.23। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि अगर कोई चीज़ 100 की थी तो उस पर इतने का डिस्काउंट दे दिया गया तो वो कितने की बेची गई, आपने बोला 61.77, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 617.70 है, तो इंटू 10 हो रहा है ना, तो इसको भी इंटू 10 कर लो, आपका आंसर आ गया 1000 रुपीज। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन को। तो गाइस, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 9 साल पहले एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स वाज 33 ईयर। अब 3 नए मेंबर ज्वाइन हुए जिनकी एजेस असेंडिंग ऑर्डर में कंसेक्यूटिव गैप है 8 सालों का। ठीक है, प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज सेम एज इट वाज 9 ईयर्स अगो। व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट न्यू मेंबर। तो देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। देखो, 9 ईयर्स पहले जो एवरेज एज थी 5 मेंबर्स की, वो कितनी थी, 33 ईयर्स। तो पहले हमारे पास थे 5 मेंबर्स। ठीक है, और उनकी जो एवरेज एज थी वो कितनी थी, 33 ईयर्स, और ये 9 साल पहले की बात है। ठीक है, इसका मतलब जो इनका समेशन था वो मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रोडक्ट, यानी कि 165 ईयर्स था। ये तो क्लियर बात है एकदम। ठीक है, अब देखो, जो ये 5 मेंबर्स हैं, ये 5 मेंबर्स तो फिक्स है ना, ऐसा तो है नहीं कि इनमें से कोई मेंबर जा रहा है। ये मेंबर्स तो फैमिली में हैं, पहले भी थे और अभी भी हैं। तो अब इनकी एजेस का समेशन क्या होना चाहिए, आपने बोला कि हम 9 साल आगे आ गए हैं। ठीक है, और हर एक मेंबर की एज अगर आपकी 9 साल बढ़ेगी तो आप बोलोगे कि प्लस 45 होना चाहिए था। तो यहाँ पर आपके पास 210 साल, 210 ईयर्स जो है, तो इनकी एजेस का समेशन है। ये चीज आपको आनी चाहिए करनी। ठीक है, अब देखो, 3 मेंबर और आए थे। ठीक है, जिनकी एजेस का जो वैल्यू हमारे पास है वो किस तरीके से है, गैप है 8-8 सालों का। ठीक है, और जो प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ फैमिली का है वो सेम है, जो कि पहले 33 था, अभी भी 33 है। बस अब मेंबर्स कितने हैं, अब मेंबर्स आपको पता है कि 33 इंटू 8 मेंबर्स है ना, क्योंकि 5 पहले मेंबर थे, 3 मेंबर और आ गए। तो ये अब आपका नया समेशन आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देख लो, 240 और 24 कितना हो जाएगा, 264 ईयर्स। ठीक है, ये आपका नया समेशन है। ये चीज कितने लोग को क्लियर हो रही है कि नया समेशन हमारे पास 264 ईयर्स आ गया है। ठीक है, अब देखो, मैं मान के चल रहा हूँ कि जो यंगेस्ट मेंबर था उसकी एज थी एक्स, तो अगले वाले की क्या होगी, x+8, उससे अगले वाले की x+16। तो ये जो समेशन है ना, इनके डिफरेंस की तो बराबर है। तो आपके पास 3x+24 जो है, वो एक्चुअल में ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है 54, इसके बराबर है। 3x की वैल्यू हो गई यहाँ से 30, x आपके पास आ गया 10। ठीक है, तो एवरेज में अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो जैसे मैंने करा है, समेशन लेकर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको मेथड अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, करो इस क्वेश्चन को। क्या गिवन है इस क्वेश्चन में आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 21% फॉर 2 ईयर्स इज 6961.5। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है काफी। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट 21% के हिसाब से 2 सालों पर कितना होगा, पहले तो यही पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो, 42 तो वैसे ही हो जाता, इसमें क्या जुड़ जाएगा, 4.41। तो हमारे पास ये आ रहा है 46
46.41। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि कितने टाइम्स है, ठीक है। तो हमारे पास अगर 46.41 है और यहाँ पर है 6961.5, तो ये कितने टाइम्स जा रहा है, बस इतनी सी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में है। तो यार एक चीज तो क्लियर है, एक बार तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। फिर मुझे दिख रहा है कि 5 बार जाना चाहिए, तभी तो कम बनने वाला है। एक बार मैंने काटा, उसके बाद मुझे सिर्फ 5 बार काटना पड़ेगा, तभी तो आपकी यूनिट डिजिट सेटिस्फाई होगी। तो मैं यहाँ पर 15 ले सकता हूँ, ठीक है। डेसिमल जो भी को एडजस्ट कर लेंगे, डेसिमल के बारे में आप लोग फिलहाल इतना मत सोचिए, ठीक है। अब अगर ये 15 यहाँ पर है, तो मामला आपका इंटू 15 हो रहा है, ऐसा आप समझ सकते हो। और सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, सिंपल सी बात है, 42% होता है, ठीक है। तो 42 को अगर मैं इंटू 15 कर रहा हूँ तो मुझे आंसर मिल जाना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा ये 42 इंटू 15 कितना होता है, 42 इंटू 15 आपके पास 630 आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, एक जीरो मेरी साइड से एक्स्ट्रा लगा लो, ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है फर्स्ट नंबर इज 1/4 ऑफ थर्ड एंड थर्ड नंबर इज 5/6 ऑफ द फिफ्थ। सेकंड नंबर इज 4 times द फोर्थ नंबर। द एवरेज ऑफ फिफ्थ नंबर एंड द फोर्थ नंबर इज 31। डिफरेंस बिटवीन द सेकंड नंबर एंड द फिफ्थ नंबर इज 8। एवरेज ऑफ 5 नंबर्स बताना है। तो देखो एक चीज तो क्लियर है कि क्वेश्चन काफी बड़ा है। 5 नंबर हमारे पास है, ए बी सी डी और ई। जो भी डेटा है नोट करते जाओ, ठीक है। पहला नंबर जो आपका है वो 1/4 है थर्ड का, ठीक है। तो ये नंबर अगर आपका थर्ड वाला मगर मान के चलूं कि 4x होता, तो ये नंबर आपका x होता, ठीक है। जो थर्ड नंबर आपका है वो 5/6 है, किसका, फिफ्थ नंबर का। तो देखो अब एक चीज करनी पड़ेगी, यहाँ पर रेशियो लिख लो, इससे थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। ऐसे लिख लिया मैंने 1/4, ठीक है। थर्ड नंबर 5/6 है फिफ्थ का, तो इसको अगर मैं 5 लूं तो यहाँ पर 6 आना चाहिए, ठीक है। और जो सेकंड नंबर है वो 4 टाइम्स है फोर्थ नंबर का, उसको हम बाद में एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 20 ले रहा हूँ तो ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, 5, और यहाँ कितना आना चाहिए था, 24। ये क्लियर हुआ आपको, मैंने ये कैसे लिखा। इसके बाद सेकंड नंबर आपका 4 टाइम्स है फोर्थ का, वो हमने दिमाग में रख दिया है, ठीक है। फिफ्थ और फोर्थ नंबर का जो एवरेज है वो कितना है, 31 है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द सेकंड नंबर एंड द फिफ्थ नंबर इज 8। अच्छा आप देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा गेम आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप इक्वेशन सॉल्व करो, ऐसे अचानक से स्ट्राइक करना बड़ा मुश्किल है। अब ये लेना ही पड़ेगा आपको कि जो सेकंड नंबर है वो आपने ले लिया 4y, यहाँ पर आ जाएगा y। अब देख लो क्या क्या इक्वेशन बननी है। फिफ्थ और फोर्थ नंबर का एवरेज हमारे पास कितना, 31। तो y प्लस 24x जो है, एक इक्वेशन ये बनी कि 31 इंटू 2 कितना हो गया, 62, ठीक है। और गिवन था कि जो डिफरेंस है सेकंड और फिफ्थ नंबर का वो 8 है। तो सेकंड और फिफ्थ का क्या डिफरेंस है, सेकंड और फिफ्थ का डिफरेंस आपको दिख रहा है कि 24x माइनस 4y है। ये वैल्यू कितनी है मेरे पास, कि 8 है, ठीक है। ये चीज सबको समझ में आ रही है। या फिर मैं उसको रिवर्स पे लिख सकता हूँ, 4y माइनस 24x पे लिख सकता हूँ, उतना आपको नहीं सोचना अभी, ठीक है। अब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो अगर हम इसको ऐड करेंगे, यहाँ पर माइनस आ रहा है तो मुझे इसे रिवर्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। रिवर्स अगर मैं लिख के तब ऐड करूँ, ठीक है, जैसे मैं आपको समझाऊँ, तो मैंने यहाँ पर रिवर्स लिखा तो क्या आएगा, 4y माइनस 24x। ये किसके बराबर है, ये आपका 8 के बराबर है। अब आप इन दोनों को ऐड करो, तो हमारे पास जो 5y है ना, उसकी वैल्यू आ रही है 70, तो y आपका 14 आ गया। और गाइज y अगर 14 है तो आप x निकाल सकते हो, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 24x जो होगा वो कितना आ रहा है, 62 माइनस 40, यानी कि 48 आया। तो x की वैल्यू 2 हो गई। तो बस अब आपके पास पांचों नंबर्स आ चुके हैं। देखिए कैलकुलेशन तो इस क्वेश्चन में थी अच्छी खासी। कौन कौन से नंबर्स है हमारे पास, 5x यानी कि a आपका आ गया 10। b कितना है हमारे पास, b था 4y यानी कि 56, ठीक है। c कितना था, 20x यानी कि ये 40 हो गया। d कितना था, d हमारे पास था y जो कि 14, और e की वैल्यू थी 24x यानी कि ये हो गया 48। तो इन नंबर्स का आपको एवरेज लेना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था अपने आप में, एकदम 5 स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपका 2 मिनट ही एग्जाम के अंदर खा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन को।
तो क्वेश्चन में आपको गिवन है अ मैन परचेस्ड 8 टेबल्स एट रुपीज 600 ईच, ही स्पेंड 91.5 मोर ऑन ईच टेबल, he sold each of the first 5 table at a profit of 30% of the purchase price, okay, and each of the rest at a loss of X% of purchase price. Difference between the total cost price and total selling price is rupees 468. तो आपको x की वैल्यू बतानी है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार अपने आप में। देखते हैं क्वेश्चन को क्या क्या हमारे पास है। देखो 8 टेबल्स उसने खरीदे कितने के, 600 रुपए के। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक टेबल कितने का हुआ, ठीक है। या फिर मैं ये देखूं कि टोटल हमारे पास कितना बैठेगा। एक तरीका तो ये भी है कि आप ये देखो हर टेबल जो टोटल 8 टेबल मेरे पास है वो कितने के, 600 के। इसमें आप क्या ऐड कर लो, जो टोटल कॉस्ट लगेगी हर एक टेबल पर वो आपकी 8 इंटू 91.5 है, ठीक है। तो ये आपकी इफेक्टिव टोटल कॉस्ट होगी, ये आपकी टोटल कॉस्ट इफेक्टिव हो गई, ठीक है। 600 में क्या जोड़ना पड़ रहा है हमको, ये प्रोडक्ट कितने का है 91.5 इंटू 8, ये आपके पास हो गया 732, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू हमारे पास आ गई 1332। ये चीज आपको समझ में आई, 1332 ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस है नया वाला, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब उसने अगर 5 टेबल ऐसे बेची कि उसको 30% का प्रॉफिट हो, ठीक है, 30% का प्रॉफिट हो उसको, और गैस जो बाकी की टेबल्स हैं उस पर उसको X% का लॉस हो रहा है। तो बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना कि यहाँ पर है 5 टेबल, यहाँ पर है 3 टेबल, और यहाँ पर है पूरी की पूरी 8 टेबल, ठीक है। अब देखो जो पहली 5 टेबल है वो तो 30% के प्रॉफिट पर है, ये तो हमको पता है। जो पूरी की पूरी 8 टेबल्स हैं उन पर कितना प्रॉफिट या लॉस है ये कैसे पता चलेगा। देखो वो पता करने का एक बहुत अच्छा तरीका मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है। अब वो अप्लाई होगा कि नहीं होगा वो तो बाद में पता चलेगा, पर मैं आपको मेथड बताता हूँ। देखो ओवरऑल जो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस है, ठीक है, वो आपको गिवन है। डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट प्राइस एंड टोटल सेलिंग प्राइस आपको पता है कि 468 आ रहा है। तो मेरे पास कितने का देखो प्रॉफिट गिवन है ना, तो मैं प्रॉफिट परसेंटेज पता करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं 468 को किससे डिवाइड करूंगा, यहाँ पर जो वैल्यू है ना मैं इसको 13.32 इससे डिवाइड करूंगा, क्योंकि ये मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस आ रहा था इफेक्टिव। तो इससे आपका नेट प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। ये चीज कितनी आ रही है ये मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। 468 अगर मैंने डिवाइड करना चाहूँ 13.32 से, ठीक है। अच्छा देखो एक यहाँ पर मिस्टेक हो गई हम लोगों से कि 600 ईच था ना, तो यहाँ पर 600 इंटू 8 आएगा ना भाई। ईच टेबल का जो कॉस्ट था वो 600 रुपये था, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास कितना है, वही मैं सोचूं कि यहाँ पर कहाँ गलती हो रही है बार बार। यहाँ पर आपके पास 4800 है, और अब आप इसको ऐड करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, मैं इसको ठीक से लिख लेता हूँ। अगर हम 4800 में 732 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5532। अब ठीक है ना, 5532 आपके पास आ रहा है, ये है टोटल इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या लेना पड़ेगा 55.32। इसीलिए मुझे लग रहा था कि बार बार कहाँ मिस्टेक हो रही है। तो ऐसे आपका इफेक्टिव परसेंटेज आएगा, ठीक है। तो मेरे पास है 468, ये डिवाइड हो रहा है 55.32 से, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इसको 55 ही मान के चलूं तो यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो 8.5 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेट हमारे पास परसेंटेज में प्रॉफिट है 8.5% का है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा लॉस लेना पड़ेगा कि 8.5% का प्रॉफिट आ जाए, ठीक है। वो आप डेविएशन से देख सकते हो, डेविएशन लगा कर देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर गैप है आपके पास 21.5 का, तो 21.5 इंटू 5 आपने मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड कर दो आप इसको 3 से। तो यहाँ पर डेविएशन आएगा जो आपको नेगेटिव में जाना है, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में। तो देखते हैं कि वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 21.5 इंटू 5 और डिवाइड हम लोग कर रहे हैं 3 से, ठीक है। तो हमारे पास 35 समथिंग आ रहा है, 35.8। तो इतना आपको पीछे जाना पड़ेगा, तब आपके पास जो लॉस है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से माइनस करूं तो ये तो यार समथिंग 27 के अप्रोक्स आ रहा है, ठीक है। 27 के अप्रोक्स आंसर आ रहा है, वो आप लोग देख लेना एक बार। कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे इस क्वेश्चन में, जो भी हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। आगे बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं, बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे। क्या गिवन है इस क्वेश्चन में आपको,
इन क्लास ए रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 9:5 और रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉय इन क्लास बी इज 18:25। आपको कंपाउंड रेशियो बताना है बॉयज टू गर्ल्स का। तो कंपाउंड रेशियो कैसे निकलता है, आपको दोनों रेशियो मल्टीप्लाई कर देने हैं और हमको क्योंकि बॉयज टू गर्ल्स का बताना है तो ए में बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो क्या है 9/5 और बी में क्या है बॉयज टू गर्ल्स का, वहां पर गर्ल्स टू बॉयज का रेशियो गिवन है, ठीक है, तो उसका रिवर्स लिखना पड़ेगा 25/18। अब देख लो कि ये कितना आ रहा है, ये 5 से चला गया, वो 2 से चला गया, 5:2 ये आपका आंसर होगा। कंपाउंड रेशियो हमेशा याद रखना कि कैसे निकालते हैं, बस रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, करिए इस सवाल को। अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 40% मोर देन देयर कॉस्ट प्राइस if he allows 20% discount and earns 12% profit, okay, if the cost price of good is increased by 5%, what is the new profit if the rate of discount is same? देखो बहुत ध्यान से समझते हैं, जो मार्कअप है वो 40% है। फिर बोला गया कि हमारे पास 20% का डिस्काउंट है, तो जो चीज 5 की थी वो 4 की जा रही है। फिर क्या गिवन है कि 12% का प्रॉफिट है, वो तो पता ही है, नहीं भी गिवन होता तो भी निकाल लेते, ठीक है। 12% का प्रॉफिट क्योंकि 25 की चीज 28 की हो गई। अब गिवन क्या है हमको कि कॉस्ट प्राइस आपका 5% से बढ़ गया, ठीक है। तो देखो जो मार्कअप है वो तो सेम है ना यार, मार्कअप अभी भी मैं कह सकता हूँ कि 50 से 70 है, ऐसा बोल सकता हूँ। इसको मैं 5% बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। या फिर अगर इसमें भी कंफ्यूजन है तो थोड़ा और ले लो, 100 ले लो, 100 से 140 मार्कअप है, इसको 5% बढ़ा लो तो 105 आ जाएगा। तो अब मार्कअप है 105 की चीज 140 की है ना, सही कह रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर आप इसको 5 से काट सकते हो, तो 21 से कितना 28 ऐसे लिख लो, या फिर 3 से 4 लिख लो, सबसे बेस्ट है, ठीक है। 3 की चीज आपकी 4 है, ऐसा मैंने लिख लिया। ये चीज सबको क्लियर हुई कि मैंने कैसे करा। 3 से 4 आपका नया इफेक्टिव आपका मार्कअप आ गया। फिर क्या कहते हैं कि डिस्काउंट वाला मामला आपका सेम है अभी भी, जो कि 5 से 4 था। अब आप बता दो नेट प्रॉफिट कितने का है, तो 15 की चीज अब बिक रही है 16 की, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया 1/15 जो कि होता है 6.66%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक आदमी की एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से बढ़ गई, पर जो टैक्स था इनकम पर वो 12% से 10% हो गया। अब वो 10,000 रुपये ज्यादा टैक्स भरता है, तो इंक्रीज इनकम कितने की, ठीक है। करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो जो टैक्स अब वो भर रहा है वो कितना होगा, आपने बोला x प्लस 5 लाख। अब 5 लाख को आप सीधे ऐसे लिखो, ठीक है। ये आपकी नई इनकम है, इसका 10% यानी कि 1/10, ठीक है। या फिर 10/100 लिख लो, इसमें से माइनस करो जो पुरानी इनकम थी x, उसका 12%, 12/100। ये आपका डिफरेंस ऑफ टैक्स है ना, जो क्वेश्चन में गिवन है आपको कि 10,000 है। बस इतना ही इस क्वेश्चन में है और ये वैल्यू आपको निकालनी, सॉल्व कर लो, क्या बड़ी बात है इसमें। तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 50 लाख माइनस 2x डिवाइड में 100 है, ये बराबर है 10,000 के, ठीक है। तो जो 2x की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, ये आपका 1 लाख बन जाएगा, ठीक है। 2x की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 2x की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ रही है, वहां पर आपके पास बन गया 10 लाख। 50 लाख में से हम लोग हटा रहे हैं 10 लाख को, तो कितना आएगा 40 लाख, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 20 लाख। x अगर 20 लाख है तो क्या बताना था मुझे, x प्लस 5 लाख यानी कि 25 लाख, ये आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये आप लोग ट्राई करोगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे। आगे बढ़ते हैं, देखने में काफी अच्छा सवाल लग रहा है, करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या गिवन है सवाल में आपको, व्हाट सम विल गिव 244 एज डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन 10 ईयर्स इन 1.5 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ध्यान से हम लोग इसको समझेंगे। मैं आपको इसमें एक बहुत अच्छा मेथड बताने वाला हूँ। देखो सिंपल इंटरेस्ट तो यार मुझे पता है कि 15% होगा,
इसमें तो मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट मैंने तुरंत बता दिया कि 15% है, पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है ये मैं कैसे बताऊंगा? देखो, क्योंकि हाफ ईयरली है तो एक साइकिल आपकी 5% की है। अब या तो आप ये करो कि 3 साइकिल 5% की लगाओ, और ये देखो कि डेसिमल में वो वैल्यू कहाँ तक जा रही है, और जहां तक मेरी समझ है डेसिमल में बहुत आगे तक चली जाएगी, ठीक है। उससे अच्छा मेथड एक मुझे ये दिख रहा है कि मैं ये मान के चलूँ ना, जो प्रिंसिपल मेरा है वो है लेट सपोज 8,000। अब 8,000 क्यों ले लिया? क्योंकि देखो 5% जो होता है ना यार, वो 1/20 होता है। अब क्योंकि ये 1/20 है तो मैंने 20 की 3 पावर ले ली, ठीक है, तो वहां पर 8,000 आ गया, सही है। अब प्रिंसिपल अगर 8,000 है, अब मैं बता सकता हूँ ना आसानी से कि क्या कंपाउंड इंटरेस्ट होगा और क्या सिंपल इंटरेस्ट होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे पता होगा? देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका होगा वो मैं 3:3:1 रेशियो में ऐसे लिखता हूँ, और वैल्यू क्या क्या आएगी, इसका आप लोगे 20% तो कितना आएगा? 400। फिर इसका 20% ले लिया तो कितना आ गया? सॉरी 5% ले लिया, 5% ले रहे हैं तो यहाँ पर 20 आया, यहाँ पर आ गया 1, ठीक है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट वाला पार्ट पता है कौन सा होता है? ये वाला जो हिस्सा मैंने लिखा है यहाँ पर, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। और जो भी हिस्सा यहाँ पर मैंने लिखा है ये क्या है? ये आपका डिफरेंस है। ऐसे मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप कोई भूलो ना। ये है आपका डिफरेंस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 3 साइकिल के लिए। और ये डिफरेंस अब कितने का है? आपने देखा कि 60 और 3 63, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से 63 की वैल्यू आपको गिवन है कि 244 है, सही बोल रहा हूं मैं? अच्छा देखो वहां पर 331 है ना, तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया गलती से, यहाँ पर 331 है, सॉरी यहाँ पर 331 है ना, तो डिफरेंस कितना है? 61। तो ये जो 61 यूनिट्स है ये डिफरेंस है। 61 की वैल्यू है 244, तो 1 की क्या वैल्यू आ गई? 1 की वैल्यू 4 आ गई। अब अगर 1 की वैल्यू 4 है तो इसको आप इंटू 4 कर लो, 8,000 इंटू 4, ये आपका आंसर होगा 32,000। तो काफी अच्छा मेथड है ये, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये है आपके सामने। और क्या गिवन है इस सवाल में? आपको सवाल में आपको गिवन है कि ए बी और सी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ जॉब इन 6 आवर लेस देन ए alone does it, 1 hour less than alone B does it, and half the time needed by C, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज ए विल फिनिश द वर्क अलोन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में। देखो, अगर मैं ये मान के चलूं कि ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को कर रहे हैं एक्स डेज में, ठीक है, तो जो ए अकेला है उसको कितना टाइम लग रहा है? 6 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ए बी और सी को 6 घंटे कम लग रहे थे ए के कंपेरिजन में। तो ए का जो टाइम है ना यार, वो मैं x+6 लिखूंगा, ये चीज क्लियर है। बी का टाइम कितना है? बी का टाइम है आपका 1 आवर लेस देन बी अलोन डज इट, यानी कि जो बी का टाइम है वो आपका x+1 है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर केवल a प्लस बी होता, अगर c की कोई एफिशिएंसी ना होती, तो मैं डायरेक्ट लिख देता x² बराबर 6 × 1, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर 3 वाला केस है, यहाँ पर आपके पास एक c भी तो है, तो यहाँ पर c भी कुछ टाइम ले रहा है। c कितना टाइम ले रहा है? हाफ द टाइम नीडेड बाय c, यानी कि c को जो टाइम लग रहा है वो आपका 2x है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो रही है आपको? तो यहाँ पर मैं बेसिक इक्वेशन लिखूंगा क्योंकि मुझे कुछ और समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं एग्जाम में बैठा हुआ हूँ तो मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इसके अलावा कि मैं ये लिख पाऊँ 1/x बराबर 1/x+6 प्लस 1/x+1 प्लस 1/2x। पर ये लिखने में भी कोई नुकसान थोड़ी ना यार, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि मुझे एलसीएम लेना पड़े। अगर मैं 1/2x को एलएचएस में ले आऊँ तो यहाँ पर 1/2x हो गया, ये बराबर है। अब मैं यहाँ पर आराम से सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। मैं अगर एलसीएम ले लूँ तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2x+7 ऊपर की तरफ, और यहाँ पर मेरे पास आया x+1 इंटू x+6, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब क्वाड्रेटिक तो आ ही रही है, या तो ऑप्शन होते तो मैं कर पाता, ऑप्शन तो यहाँ पर है नहीं, तो मुझे ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। x² प्लस 7x+6 किसके बराबर है? 4x² प्लस 14x के, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्वाड्रेटिक बनेगी। तो 3x² प्लस 7x माइनस एक्स बराबर 0। क्या कोई फैक्टर बन रहे हैं? -18 पर बनना है, 9 और 2, हाँ काम बन गया। 3x² प्लस 9x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से 3x को हमने कॉमन लिया तो एक तरफ है x+3, यहाँ पर आया -2 हमने लिया, यहाँ पर आया x+3। तो या तो यार x की वैल्यू आपकी 2/3 होगी, एक तो ये हो सकता है,
या फिर x की वैल्यू -3 होगी जिसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, जो भी पूछा गया हो वो आप बता देना। ठीक है, 2/3 हमारा आंसर आ चुका है। अगर आपसे a का पूछा जा रहा है तो 2/3 + x आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चन ऑप्शन से भी हो जाते हैं, पर ऑप्शन यहाँ पर है नहीं ना, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। अगला सवाल ये है आपके सामने, क्या गिवन है सवाल में आपको, A solid sphere of diameter 17.5 cm is cut into two equal halves. Increase in total surface area बताना है। देखो अगर ऐसे आपके पास स्फीयर होता है ना, अगर आपने उसको काट दिया दो इक्वल हिस्सों में, ऐसे मैंने काट दिया, ठीक है, तो एक तो आपके पास ये सरफेस एरिया बनना होता है एक्स्ट्रा, ठीक है, ये आपका सरफेस एरिया जो एक्स्ट्रा आपका बन गया कट की वजह से। और पता है ये एरिया कितना होता है, वही बात है कि आपने एक बॉल ली और आपने उसको एकदम बीच में से काट दिया, तो ये एरिया आपका πr² ही तो है। और क्योंकि आपने बीच में से काटा है तो आपको दो हिस्से मिलेंगे, ठीक है, लेफ्ट राइट, दोनों तरफ आपको जो एरिया बढ़ जाएगा वो इधर भी πr² हुआ, तो टोटल इंक्रीज जो आपका होगा ना वो 2πr² होगा। ये हमेशा आप लोग याद रखना। अगर मैं ऐसे ऐसे भी काट देता ना, अगर मैं ऐसे ऐसे काट देता तो जो मेरा आंसर निकल कर आ रहा होता वो होता 4πr²। ठीक है, तो आपको फिलहाल 2πr² सॉल्व करना है, और आर की वैल्यू पहले से ही आपके पास है, सॉल्व कर लो। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r²। अब देखो डायमीटर गिवन है वहां पर 35/2, तो रेडियस क्या होगा 35/4, और यहाँ पर भी आपके पास है 35/4। ये काटा मैंने तो 5 बार चला गया, 400 को काटो तो यहाँ पर केवल 11 रह जाएगा। ठीक है, तो 11 इंटू 5 इंटू 35 डिवाइड बाय 4 लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, इंटू 35 डिवाइड बाय 4। ये आप सॉल्व कर रहे होगे तो कितना आएगा हमारे पास 481.25 आ रहा है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये वाला यहाँ पर 0 नहीं आएगा, 25 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है आपके सामने, पढ़ते हैं पहले इस क्वेश्चन को। S, T and U can complete a work in 40, 48 and 60 days respectively. They received 10800 to complete the work. They began the work, but T left 2 days before the completion of work and U left 5 days before the completion of work. S completed the remaining work alone. What is the share of S from the total money? तो देखते हैं गाइस कि क्या इस क्वेश्चन में है जो वो करना है। देखो यहाँ पर मैं लिखा S, T और U कितने कितने दिन में कर रहे हैं, 40, 48 और 60। एक अच्छा सा एलसीएम लेते हैं 240। यहाँ पर 6 यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, इनकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब ध्यान से देखना आप लोग कि जो कुछ पर्सन यहाँ पर हैं उन्होंने काम को पहले ही छोड़ दिया। ठीक है, जैसे टी ने 2 दिन पहले छोड़ दिया कंप्लीशन के, ठीक है, और यू ने 5 दिन पहले छोड़ दिया कंप्लीशन के। तो पहले तो यार मैं ये पता करना चाहता हूँ कि एक्चुअल में काम कितने दिन में पूरा हुआ, उसको मैं जल्दी कैसे पता करूंगा। मैं ये मान लूंगा कि टी ने 2 दिन और काम कर लिया होता, ठीक है, टी ने अगर 2 दिन और काम कर लिया होता तो यहाँ पर मैं कितना वर्क ऐड करूंगा, टी का 2 दिन का काम कितना 10 हो गया, ठीक है, और यू का 5 दिन का काम कितना हो गया 20 हो गया। तो ऐसे मैंने ऐड करके टोटल वर्क को बढ़ा दिया, 270 कर दिया। अब मैं टोटल एफिशिएंसी देख रहा हूँ फिर तो कितनी मुझे दिख रही है 15 है, तो डिवाइड हो जाएगा आसानी से। तो कितनी मर जाएगा ये, अगर मैं देखूँ तो पहले गया ये एक बार, फिर बचा 120, तो 8 बार चला गया तो 18 दिन लगे काम को पूरा करने में, ये मुझे पता चल गया काफी जल्दी। ठीक है, अब देखो क्योंकि टी ने 2 दिन पहले छोड़ दिया था तो टी ने कितने दिन काम करा है, टी में कह सकता हूँ कि केवल 16 दिन काम करके गया है, और यू कितने दिन काम करके गया है, यू ने 5 दिन पहले छोड़ दिया तो उसने केवल 13 डेज काम करा है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई। तो उन्होंने कितना कितना काम एक्चुअल में करा है ये आपको देखना पड़ेगा। देखो एस ने टोटल काम जो करा है ना 18 दिन में काम हुआ है, और सारे के सारे दिन कौन आया है, सारे के सारे दिन आपका एस आया है। तो एस ने कितना काम करा है एक्चुअल में, बस आपको यही तो निकालना है। 6 इंटू 18 इतना काम एस ने करा है। टोटल कितना काम था 240 था। इस हिसाब से आप निकाल लो कितना पैसा एस को मिलेगा। टोटल पैसा कितना है आपके पास देने के लिए 10800। काट लो, क्या ये 24 से कट रहा है, ऐसे काट लो, यहाँ पर 4 रह गया, यहाँ पर 3 रह गया। ठीक है, 4 से मैंने इसको काटा तो कितना आ गया 27 आ गया, तो 18 इंटू 27, ये आपका आंसर है। लास्ट में 6 आना चाहिए ना, तो 4860 ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने,
करिए इस सवाल को, पहले भी मैं आपको टेलीग्राम पर दे चुका हूँ। अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो भी होते हैं हम लोग सारे कवर कर ही लेते हैं। देखो इसको कैसे ब्रेक करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और यहाँ पर ले लो आप लोग -2 -4, ऐसे लिख लिया तो ये क्या बन गया, x - 1/x का होल स्क्वायर। और 4 को मैं आसानी से लिख सकता हूँ इस तरीके से। तो दो फैक्टर बन गए ना, a + b × a - b, x - 1/x +2, एक तो ये फैक्टर है, और एक फैक्टर है x - 1/x -2। अब इनमें क्या डिफरेंस है, इन दोनों फैक्टर में 4 का डिफरेंस है, जो कि आंसर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस फिगर में O आपका इंसेंटर है, ठीक है। AO/OE आपको गिवन है, ठीक है। 5:4 आपको ये गिवन है। मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि ज्यादा समझ में आए थोड़ा। ये रेशियो गिवन है 5:4, ऐसे मैंने लिख लिया, ठीक है। CO/OD आपको गिवन है 3:2 है, ठीक है। आपको BO/OF निकालना है, तो आसान है यार क्वेश्चन, काफी कुछ इसमें खास है नहीं। देखो BO/BF कितना होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो BO/BF प्लस यहाँ पर देखो CO/CD 3/8 लिखूंगा। इसी तरीके से AO/AE 5/9 लिखूंगा मैं। ये जो समेशन है ना यार, ये पता है किसके बराबर होता है, ये हमेशा 2 के बराबर होता है। अगर आप इसको सेंट्रोइड भी मान लो तो क्या रेशियो आना चाहिए, 2/3। 2/3 3 बार लिखा हुआ है तो 2, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहां से आपको BO/BF मिल जाएगा। कितना आ रहा है, 2 में से माइनस करना पड़ रहा है ये वैल्यू, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं तभी कुछ हो पाएगा। यहाँ पर 72 ले लिया, अब जोड़ लो, 3 × 9 27, 5 × 8 हो गया 40, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 2 - 67/72। अब यहाँ पर हमारे पास है 144, उसमें से हटाना पड़ेगा कितना, 67, 144 में से 67 और डिवाइड बाय 72 है, तो ये मेरे पास आ रहा है 77 ना, हाँ 77 डिवाइड बाय 72, ऐसी कुछ वैल्यू आ रही है। अच्छा यार, क्योंकि गलती हो गई ना, वहां पर 3/8 मैंने लिख दिया, जबकि 3/5 है, 3/5 है ना यार। तो करेक्शन करते जाते हैं। यहाँ पर अब एलसीएम में क्या 45 ले लो। अगर यहाँ पर 45 है तो उधर 27 और 25, तो 2 - 52/45, ठीक है ना। 90 - 32 यानी कि 38/45, तो रेशियो आ गया आपका 38:7, ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या नंबर आपको ऐड करना चाहिए इन सभी नंबर्स में कि रिजल्टिंग नंबर्स प्रोपोर्शन में हो, देख लेते हैं ऑप्शन से। देखो फैक्टर यहाँ पर कुछ ऐसा बनना चाहिए जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 5 ऐड करूं तो यहाँ पर मेरे पास हुआ 60, 60 से इधर बना 70, 5 ऐड करूंगा तो 105, और यहाँ पर कितना 121। तो क्या कोई रिलेशन है इनमें, सोचो क्या कोई रिलेशन है। यहाँ पर 6 से 7 हो रहा है कि यहाँ पर भी 6 से 7 हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं, 6 से 7 यहाँ पर नहीं हो रहा। तो 5 आपका आंसर नहीं है। 15 ले लो, 15 लेते तो यहाँ पर 70 होता, वहां पर आपका आ जाता 80। 15 लेने पर यहाँ पर होता 115, और यहाँ पर कितना आ जाता 15 लेने पर 131। कोई मतलब ही नहीं इसमें, तो इसको भी हटाओ, तो ये भी गया, ये भी गया। 10 लेके देख लो, 10 पर यहाँ पर 65, यहाँ पर 75, 10 लेने पर यहाँ पर 110, 10 लेने पर यहाँ पर 126। तो क्या इनमें कोई प्रोपोर्शन आपको दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा इनमें, ठीक है। 20 लेके देखता हूं मैं, 20 लेने पर यहाँ पर आया 75, यहाँ पर हो गया 85, यहाँ पर हुआ 120, यहाँ पर हुआ 136। तो अब हम लोग चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर अब हम अगर काट के देखें तो आपको दिख रहा होगा, इनमें रेशियो देख लो 15-17, इसको अगर मैं काटूंगा 8 से तो 15 और ये 17, तो बन गया करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं गाइस।
अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन को। पी क्यू एक कोऑर्ड है सर्किल का जिसका सेंटर ओ है। आर ओ एस लाइन सेगमेंट है जो कि पॉइंट आर से स्टार्ट हुआ है और ये पी क्यू को इंटरसेक्ट कर रहा है प्रोड्यूस्ड एट अ पॉइंट एस सच दैट क्यू एस बराबर हुआ। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है यहाँ पर तो यार। पहले मैंने सर्किल बनाया, पी क्यू आपकी कोऑर्ड है तो बहुत सिंपल सी कोऑर्ड बनाएंगे पी क्यू, ठीक है। फिर आर ओ एस ये एक लाइन सेगमेंट है क्योंकि आर से स्टार्ट हुआ ऐसे, ये आपका आर, ये ओ, ये एस, ठीक है। ये पी क्यू को मीट कर रहा है तो हमने उसको प्रोड्यूस किया एट अ पॉइंट एस। अच्छा यहाँ पर आर है ना, आर ओ एस। अच्छा इसका मतलब ये पॉइंट आपका एस नहीं है, ये मैंने फालतू में लिख लिया, वो पॉइंट आपका एस गिवन है। अब ठीक है, अब क्या गिवन है हमको, क्यू एस बराबर ओ आर है, ठीक है। तो क्यू एस जो आपका है यहाँ पर ये ओ आर के बराबर है। एंगल क्यू एस आर कितना गिवन है हमको, 30 डिग्री गिवन है। हमको बताना है कि एंगल पी ओ आर की क्या वैल्यू होगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक काम करते हैं, छोटे बहुत थोड़े बड़े कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करते हैं ऐसे करके, ठीक है। ऐसे मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है। देखो अगर ये यहाँ पर 30 डिग्री आ रहा है और ये साइड इस साइड के बराबर है तो ये तो रेडियस है ना, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, इस हिसाब से ये भी 30 डिग्री होना चाहिए था, कोई डाउट नहीं इसमें तो, ठीक है। और कुछ जो इस क्वेश्चन में हो सके, और इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि ये आपका एक्सटीरियर एंगल है तो ये 30 और 30 60 हो गया। अब ये 60 है तो ये भी 60 हुआ, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। ये आपका 60 है तो ये भी 60 आ गया। इस हिसाब से ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, ये अगर आपका 60 आ गया, हाँ तो ये आपके पास आ गया 90 डिग्री, ये आंसर है। ये एंगल आपका 90 डिग्री आ गया क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, P sells an article to Q at a 10% profit, Q sells to R at 5% profit, R sells to S at a profit of 14.28%, R earn a profit of rupees 1820 more than P earns। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, 2P। अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो P ने बेचा Q को, Q ने बेचा R को, R ने बेचा S को, यहीं तक तो है साइकिल। अब यहाँ पर वैल्यूज आपको बैलेंस करनी पड़ेगी। जैसे P ने बेचा 10% के प्रॉफिट तो 10 आपका बन गया 11, ठीक है। फिर क्या देखा हमने कि Q ने R को बेचा 5% के प्रॉफिट पर, ठीक है। तो यहीं पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर 11 है तो Q ने R को कितने पर बेचा, 20 की चीज उसने 21 कर दी। अब R ने S को कितने पर बेचा, 14.28% के फायदे पर, यानी कि उसने 7 की चीज बेच दी 8 की, ठीक है। अब देखो मैं इन चीजों को बैलेंस करूंगा, इनको बैलेंस करना तो ईजी है। मैंने 21 यहाँ पर ले लिया, 21 यहाँ पर मैंने क्योंकि लिया है तो यहाँ पर क्या आएगा इंटू 3, यानी कि यहाँ पर 24 आ गया। यहाँ पर तो 20 ही है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 11 है। अब इन दोनों को बैलेंस करोगे तो कैसे बैलेंस करोगे, मल्टीप्लाई करके तो करोगे, तो यहाँ पर 220 आ गया, ठीक है। अब क्योंकि मैंने से 11 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर भी आप 21 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखो 21 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो कितना हुआ 210, और उसमें क्या जोड़ दिया आपने फिर से 21, तो 231 आ गया, ठीक है। अब इसको बैलेंस करो, 24 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 240 और 24 यानी कि 264 आया। यहाँ पर देखो इसको 11 से इसको तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 20 हुआ है ना, तो यहाँ पर 200 आएगा। अब हमारे पास सारे प्रॉफिट्स और सारे वैल्यूज हैं, ठीक है। हमको क्या देखना है कि जो आर का प्रॉफिट है वो कितने का है। देखो पी का प्रॉफिट कितने का है, आपको देखा कि 20 यूनिट का, ठीक है, केवल 20 यूनिट का। आर का प्रॉफिट कितने का, आर का प्रॉफिट यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 33 यूनिट का है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो रही है आपको, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। कितने का गैप है यहाँ पर, गैप आपको दिख रहा है कि 13 का है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 13 है ना उसकी वैल्यू गिवन है आपको कि 1820 है, तो 1 की क्या वैल्यू है, पहले तो क्या एक बार फिर क्या 4 बार, 1 की वैल्यू 140 आ गई। मुझे क्या निकालना है, पी के लिए जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि ये वैल्यू, तो 140 इंटू 200
आपका आंसर हो गया 28,000। तो खुद ही देख रहे हो आप लोग कि कितना अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और आपको ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, आसान लग रहा है देखने में। क्या निकालना है हमको इसमें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ऊपर की तरफ कितना होगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 3xy जो कि 30 है। तो न्यूमरेटर में क्या आया, 7 इंटू 19। किससे डिवाइड करेंगे, एक्स एक्स वाई होल क्यूब से, जो कि आपका कितना है 1000 है। आंसर आ गया 0.133। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, 3 नंबर गिवन है। इफ द एवरेज ऑफ एनी टू ऑफ देम इज एडेड टू द थर्ड नंबर, द सम ऑब्टेन्ड आर 177, 163 एंड 138। तो एवरेज ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 3 नंबर है ना, तो मैं ऐसे लिखता हूँ, एक तरफ आपके पास a प्लस बी बाई 2। ठीक है, अगर 2 का एवरेज लेके आपने तीसरे नंबर में जोड़ दिया प्लस c, तो जो वैल्यू आपके पास है वही 177। तो ऐसे आप समझ रहे हो कि इक्वेशन क्या बनेगी। देखो इक्वेशन क्या बनेगी, पहली इक्वेशन जैसे आपकी ये बन रही ना, a प्लस बी प्लस 2c, ये किसके बराबर, इसका डबल, यानी कि 340 और 14 354। ठीक है, इसी तरीके से बाकी आपकी इक्वेशन आप लिख सकते हो। जब आप इनको ऐड करोगे तब क्या होगा, देखो a 2a यानी कि यहाँ पर 4a आया, 2c यानी कि 4c आया। तो ऐसे मैं समझ सकता हूँ कि 4 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी आ रहा होगा। सही कह रहा हूँ मैं। अब ये किसके बराबर होगा, इन नंबर का डबल करके ऐड कर दो। यहाँ पर 354, यहाँ पर आपके पास 163 का डबल कितना होगा, 326, और 138 का डबल कितना, 276। इनको ऐड कर लो यार। ठीक है, यहाँ पर 6 आ गया, 1 है, 8 और 7 15, 5 यहाँ पर 1, ये हो गया 8 और 1 9, 956। इसे उसको काटो, देखो कितनी बार जाएगा। तो 23 टाइम्स चला गया 92। ठीक है, फिर बचा 36, तो 9 आ गया। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आप बाकी वैल्यूज निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 239। अगर आप इसमें से डिफरेंस ले लोगे तो आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो सी की क्या वैल्यू है हमारे पास, ये डिफरेंस जो आपको दिख रहा है 354 माइनस 239, कितने का डिफरेंस है ये, 115 का। इसी तरीके से जो हमारे पास था a प्लस 2b प्लस सी, ये वैल्यू कितनी थी, 163 का डबल, यानी कि 326। ठीक है, यहाँ पर देख लो कितने का गैप है, तो मैं b की वैल्यू ले सकता हूँ। अगर मैं इनका गैप देखूँ तो कितने का है, यहाँ पर गैप है 239 में 61 जोड़ा, 61 और 26, 61 और 26 आपके पास हो गया 87। हाँ 87 का गैप है। इसी तरीके से जो a की वैल्यू है वो कैसे आएगी, यहाँ पर आप फिर से लिखोगे 2a प्लस बी प्लस सी, ये समेशन कितना 138 का डबल 276। यहाँ पर कितने का गैप, यहाँ पर तो गैप छोटा सा ही है, तो a की वैल्यू में मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 37। क्या निकालना था मुझे, सबसे बड़े और सबसे छोटे का एवरेज। इन दोनों को जोड़ लो, जोड़ने पर कितना आ गया 152, 152 डिवाइड बाई 2, आपका आंसर है 76। तो आप देख रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली, सिंपल इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 12,000 फॉर 1/4 ईयर एट 12% पर एनम। तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि टाइम पीरियड कितने का है। इस टाइम पीरियड में आपको देखा कि 12 महीने तो है, 3 महीने और हो गए, तो 15 महीने, यानी कि 3 साइकिल चलेंगे। ठीक है, अब क्योंकि आपका जो रेट है वो 12% पर एनम है, तो 5 मंथ्स के लिए वो रेट क्या होगा, 5 मंथ्स के लिए तो वो रेट यार 5% ही हुआ ना। तो 5% की 3 साइकिल है, ये चीज क्लियर होगी आपको कि 5% की 3 साइकिल यहाँ पर चलनी है। उस हिसाब से आपको डिफरेंस निकालना है। ठीक है, और देखो इसलिए मैंने आपको एक मेथड बताया भी है, और वो मैं फिर से यहाँ पर आपको लगा के दिखाता हूँ कि डिफरेंस कैसे निकलता है। मैंने आपको क्या बताया था कि 331 ये होता है,
यहाँ पर आप लिखोगे 12,000 का 5%, क्योंकि कितना होगा, सिंपल सी बात है, 10% होगा 1200, 5% हो जाएगा 600। इसका फिर 5% निकालोगे जो कि आपके पास आ जाएगा कितना, 30। इसका फिर से 5% निकालोगे, वो कितना होगा, यहाँ पर 331 है, सॉरी, यहाँ पर आपके पास 331 होता है। ठीक है, बार बार सेम मिस्टेक हो रही है। हाँ, मैंने क्या बताया कि 5% आप निकालोगे 12,000 का, तो कितना आया हमारे पास, 12,000 का 5% आ गया 1200 का आधा, यानी कि 600। ठीक है, अब फिर से आप 600 का निकालोगे 20%, सॉरी 5%, क्योंकि कितना हुआ, सिंपली 30। इसका फिर से निकालो 5%, तो ये अब हो जाएगा 3 का आधा। ठीक है, यानी कि 1.5। अब मैंने आपको क्या समझाया था कि डिफरेंस क्या होता है, यहां वाली वैल्यू, ये आपका डिफरेंस है। इसको सॉल्व कर लो, तो 30 इंटू 3 90 प्लस 1.5, आंसर आ गया 91.5, ये गैप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन को। टेंजेंट ए बी और ए सी एक पॉइंट से बनाए गए हैं इस तरीके से, ये ए बी, ये पॉइंट में ले लिया सी। ठीक है, एंगल बी ए सी गिवन है कि 40 डिग्री है, एक कॉर्ड सी पी है पैरेलल टू बी ए, जैसे मैंने कॉर्ड बना ली सी पी पैरेलल टू बी ए। ठीक है, आपको क्या बताना है, मेजर ऑफ एंगल सी बी पी। तो देखो क्योंकि ये पैरेलल है ना, तो मुझे पता है कि 140 आ गया ये वाला एंगल आपका, तो ये चीज क्लियर हुई। और क्या करेंगे, देखो ऐसे हम लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं, तो आपका क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल ही तो थी। क्या पैरेललोग्राम बना, नहीं, ऐसा थोड़ी ना कह सकते हो पैरेललोग्राम बन गया, ये कहना तो गलत होगा। पर ये एंगल आपका 140 है, ये चीज तो क्लियर है। पर देखो क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है ना, तो मैं काम कर सकता हूँ, दोनों को ज्वाइन कर लेता हूँ ऐसे। ऐसे मैंने ज्वाइन कर लिया दोनों पॉइंट्स को। अब ये दोनों पैरेलल लाइन है, ए बी और सी बी पैरेलल है। ठीक है, अगर ये एंगल आपका 40 डिग्री का है, तो यार क्योंकि ये टेंजेंट है दोनों बी और सी पर, तो ये दोनों एंगल आप बता सकते हो मुझको, आसान है बहुत, ये दोनों एंगल बताने में कौन सी बड़ी बात है। ये वाला एंगल आपका कितने का है, 140 को आप 2 से डिवाइड कर लो। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस आपका आया 180 माइनस 40 आया 140, डिवाइड आपने करा तो ये 70, ये भी 70, ऐसा तो मैं कह सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं ऐसे इसको ज्वाइन कर लूँ, तो आपको ये पता है कि ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये एंगल आपका कितना आया 70 डिग्री, और ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से अगर मैं कोई और एंगल बताऊं आपको तो कौन सा होगा वो, 6 तो 70 हो गया। ठीक है, और इधर वाला आपने देखा कि पूरा 140 था, तो ये 70 हुआ, कौन सा बच गया, सीबीपी, ये तो बच गया। आ गया आपका आंसर 180 माइनस 140, 40 डिग्री आपका आंसर है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, और देखो इस क्वेश्चन के लिए जो फॉर्मूला है वो आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे फॉर्मूला बताओगे। ठीक है, मैं आपको बेसिक मेथड यहाँ पर बताने वाला हूँ, और आप इसको चाहो तो बेसिक समझो या फिर आप इसको अच्छा मेथड समझ सकते हो। ठीक है, मैं तो ऐसे ही इसको इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं मैं उनको ऐसे ही करता हूँ, ऐसे ही मेरे से हो पाते हैं। ठीक है, देखो गेन हुआ 15% का, ये क्वेश्चन टाइप बहुत घिसा पेटा, आपने बहुत बार ऐसे क्वेश्चन करे होंगे मुझे पूरी उम्मीद है। तो 20 की चीज बेची 23 की, और एक पर लॉस हुआ। ठीक है, 13% का, यानी कि जो चीज 100 की थी वो कितने की बिकी, 87 की। अब हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस सेम बनाते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 87 से, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे 23 से। ये स्टेप तो मुझे पता है कि सबको पता होंगे लगभग। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर मेरे पास आएगा 87 इंटू 2 कितना होता है, 1740, और यहाँ पर हमारे पास हो गया 2300। तो अगर मैंने इनको ऐड करा तो टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया, तो 040 यहाँ पर बना हुआ, तो 4040 ये मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस है। यहाँ से आप देखो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आया, 2 टाइम्स प्रोडक्ट। ठीक है, 2 टाइम्स जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो आएगा 2 टाइम्स 23 इंटू 87, तो ये आपके पास आ रहा है 4002।
अब इस मेथड का फायदा यार ये है ना कि इसमें एक चीज तो ये क्लियर हो गई आपको कि आपको तुरंत पता चल जाता है कि प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो मुझे तो यहाँ पर दिख गया कि लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस तो बहुत छोटा सा ही लॉस हो रहा है, बहुत बड़ा लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आपका लॉस है, कितने का गैप है, 38 का, ठीक है। तो आपको बस ये सॉल्व करना है कि 38/40 इंटू 100 ये वैल्यू क्या होगी। तो आपको दिख रहा है कि 1 से भी कम है, तो 0.94% लॉस हो गया। तो आपके ऊपर है कि आप फॉर्मूला से करना चाहो या फिर कैसे करना चाहो। फॉर्मूला मैंने याद करा था, मैं 3 दिन तक मुझे याद रहा, मैं चौथे दिन उस फॉर्मूले को भूल गया, ठीक है, जबकि बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन। अ पर्सन इन्वेस्टेड 2500 मोर इन स्कीम बी देन इन स्कीम ए। तो स्कीम ए में यहाँ पर जो पैसे लगे थे उसके मुकाबले बी में 2500 रुपये ज्यादा थे, ठीक है। तो सिंपल सी इक्वेशन है यार कि बी माइनस ए जो आपका है वो कितना है, 2500 है। उसके बाद गिवन है कि स्कीम ए में 24% सिंपल इंटरेस्ट मिला, बी के अंदर 20% मिला कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत बढ़िया। अब स्कीम ए से जो 4 साल में पैसा मिला वो 1080 ज्यादा था एज कंपेयर टू, इंटरेस्ट की बात हो रही है, स्कीम बी से 3 सालों में जो इंटरेस्ट है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ अमाउंट आपको बताना है जो स्कीम ए और बी में इन्वेस्ट हुआ था। तो अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार ये। देखो अब ए में कितना इंटरेस्ट मिला 4 सालों में, तो ए में जो इंटरेस्ट मिलेगा 4 सालों में यार, तो आपने बोला कि 24 × 4 96% हो गया ए, ठीक है। इसमें से आप हटा लो जो आपको स्कीम बी से मिल रहा है। अब स्कीम बी से कितना मिल रहा है 3 सालों में, ये आपको कैसे पता चलेगा। देखो 20% का कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 2 सालों में कितना हुआ 44%, इसमें एक 20% की साइकिल और आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 64 तो ऐसे ही हो गया, प्लस यहाँ पर है हमारे पास 88, तो 8.8 ये और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, ठीक है। 8.8 आपने यहाँ पर ले लिया तो हमारे पास ये कितना आ गया 72.8। तो इफेक्टिव जो परसेंटेज में है वो आपका कितना आया 72.8% बी। ये वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको गिवन है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ। ये वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको गिवन है, कितनी है 1080 रुपये, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग क्या निकालना है। अच्छा ए और बी में जो अमाउंट इन्वेस्टेड है उसका रेशियो निकालना है, तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो है ही, क्या कर सकते हैं। देखो तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको लिख रहा हूँ 96% ऑफ ए माइनस बी, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या लेना पड़ेगा, प्लस का कंप्लीट करने के लिए डिफरेंस कितने का है 96 और 72.8 में, डिफरेंस है 23.2 का, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 23.2% बी, ये बराबर 1080 के, ठीक है। अब ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी, आप ध्यान देना, ये वैल्यू आपकी नेगेटिव में आ रही है। तो 23.2% बी जो है ना ये किसके बराबर है 1080। अब इसमें आप ऐड करोगे, ठीक है, ऐड आप करोगे कितना 96 इंटू 25, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 96 इंटू 25 है। अब ये वैल्यू देख लेते हैं कितनी आ रही है। अगर यहाँ पर पूरा 100 होता तो 2500 होता, 2500 में से 100 हटाना पड़ेगा, कितना रहेगा 2400। तो यहाँ पर हमारे पास 23.2% जो बी आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आपके पास आ गया, दोनों को जोड़ लो, जोड़ने पर यहाँ पर मुझे वैल्यू दिख रही है 3480। तो अब देख रहे हो कि कितनी ज़्यादा कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में हो रही है। अब देखते हैं कि क्या ये पूरा कट भी रहा है, काटने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पहले तो क्या एक बार 232 और कितना बच गया फिर, तो हमारे पास बच गया 116, ठीक है, 116 बच गया। 116 कितनी बार कटेगा 116 मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि क्या 8 बार जा रहा है। अच्छा तो पहले आपका ये 1 से चला गया और फिर आपका 5 से चला गया, तो ये कितने से जा रहा है आपका 150 टाइम्स जा रहा है, ठीक है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, बी की क्या वैल्यू आ गई 1500, यही तो आएगी, ये वैल्यू आपकी आ गई बी की 15000 आएगी 1500।
जीरो मुझे देखने पड़ेंगे थोड़े से। ये आपका आ रहा है 1.5। हाँ, तो ये वैल्यू आपकी आ रही है 1% बी की वैल्यू कितनी आई? 1% बी की वैल्यू आपके पास आ गई 1.5 इंटू 100 यानी कि 150। ठीक है, तो 150 आ रहा है, तो टोटल जो अमाउंट होगा ना 100% वो इतना हो जाएगा। 15,000 जो आपके पास है ना यार, वो वैल्यू किसकी है? 15,000 आपके पास जो बी की वैल्यू है वो है, बी में जो स्कीम में जो अमाउंट इन्वेस्ट हुआ उसकी। और आपको पता है कि जो ए वाला है वो से 2,500 कम है, तो ए का कितना आ जाएगा? ए का आ जाएगा 2,500 कम कर लो, कितना आ गया ए का। ये रेशियो तो आपको बताना है, कितने का रेशियो? 5:6 का ही रेशियो है हमारे पास, 5:6 ही आपका आंसर आ गया। तो आप देख रहे हो कि कितनी ज्यादा कैलकुलेशन है। ठीक, आपको लगता होगा कि इतने कैलकुलेटर सवाल नहीं आते, पर ये सवाल पेपर में आया हुआ है। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कैलकुलेशन पर ध्यान दो। अब आप खुद देख रहे हो कि मेरे को भी इसमें बहुत टाइम लग रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन सरल ही आते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं भाई। 5-6 क्वेश्चन आप मान सकते हो। अगर एक अच्छा पेपर है तो उसमें 100 क्वेश्चन के अंदर एटलीस्ट 5-6 ऐसे क्वेश्चन होंगे ही होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, करिए इसको। तो देखो, सिंपल चीज जो मुझे इस क्वेश्चन में दिख रही है वो ये है कि अगर हम 5 इंटू 6 करते हैं तो हमको 30 मिलता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं यार कि इन तीनों वैल्यू का जो इक्वेशन है वो मान लेते हैं कि किसी और चीज के बराबर है। ठीक, उसका मैंने मान लिया कि वो के बराबर है। तो 5 की क्या वैल्यू हुई? आपने बोला के की पावर 1/x, ये वैल्यू हुई 5 की। ठीक है, 6 की क्या वैल्यू हुई? के की पावर 1/z। अब अगर मैं 5 और 6 को मल्टीप्लाई करूँ तो 30 आना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब 30 पावर -y अगर के है तो 30 किसके बराबर है? के पावर y के तो बराबर है। तो यहाँ से आपको दिखा कि जो 1/x प्लस 1/y है, 1/z, वो 1/y के बराबर है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको? यहाँ से मैं देख लेता हूँ क्या सॉल्व करना है हमको। अच्छा, यहाँ पर दिख रहा है हमको, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? डिवाइड कर लो, डिवाइड करने पर यहाँ पर आ गया 1/z प्लस 1/x प्लस 1/y। तो दिख रहा है आपको यहाँ पर कि 1/x प्लस 1/z 1/y के बराबर है। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पर गलती हो गई एक, फिर से यहाँ पर y आएगा ना, यहाँ पर हमारे पास y है। अब ठीक है, और ये चीज पूछी गई है 1/z प्लस 1/x प्लस 1/y, ये तो पूछा गया है। तो यार आंसर तो आना चाहिए, फिर क्यों नहीं आ रहा? 1/x प्लस 1/z जो हमारा है वो किसके बराबर हो गया? ये तो y के बराबर हो गया। तो y प्लस 1/y आ रहा है। अब ये जीरो कैसे बनेगा? क्या दिक्कत इसमें आ रही है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू बराबर आ रही हो -1/y के। ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा होगा। और तो कुछ मुझे इसमें समझ में आ नहीं रहा, क्योंकि 5 इंटू 6 ही आपका 30 है, जो मैंने इक्वेट कर दिया है। 5 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? के की पावर सिंपली 1/x, या फिर मैं उसको -x भी बोल दूं, ये भी कर सकता हूँ मैं। ऐसे करके देख लेते हैं, तब शायद कोई गलती हो रही हो मेरे से। मैंने पावर को -x मान लिया, तो इधर पावर -x, इधर पावर -z, तो -x -z आपका किसके बराबर? y के बराबर। ठीक है, यहाँ से हमने बोला कि x प्लस वाई प्लस जेड आपका कितना आ गया? 0 आ गया। सही कह रहा हूँ? x प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 आ गया। और यहाँ पर क्या है हमारे पास? 1/x प्लस 1/y। हाँ, तो अल्टीमेटली वही एलसीएम लेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर 0 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये है आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन को। 60 workers can build a room in 50 days, but on the interval of 10 days, 5 workers left the work continuously. In how many days room will be built completely? तो देखो, 60 वर्कर 50 दिन में काम को कर रहे हैं, तो मैं एक वर्कर की एफिशिएंसी को 1 मानता हूँ। ठीक है, तो टोटल काम कितना करना होगा? आपने बोला कि 60 इंटू 50, ये हो गया टोटल काम जो करना है, 3000। ठीक है, अब हर 10 दिन बाद 5 वर्कर गए, तो ऐसे मुझे बताना है कि रूम कंप्लीटली कितने टाइम में बनेगा। तो बहुत ध्यान से हम लोग समझ के चलते हैं। देखो, पहले 10 दिनों में कितना काम होगा? पहले 10 दिनों में तो पूरे 60 वर्कर थे ना, 10 दिनों में कितना काम हुआ? आपने बोला 600 हो गया।
अगले 10 दिनों में कितना हुआ, ऐसे आप देखते चलो, कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगले 10 दिनों में कितना काम हुआ, तो आपने बोला 5 चलेंगे तो 550, 50-50 काम कम होता जाएगा, ठीक है। फिर 50 कम कर लो तो 500, फिर आप आगे बढ़ो ऐसे ही, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास, 450, फिर आएगा 400। ऐसे आपको देखना है कि कहाँ तक हम लोग जा रहे हैं। फिर यहाँ पर आया 350। अब मैं एक बार ऐड करके देख लेता हूँ। ऐड करने पर यहाँ पर 1000, 1100 कितना हो गया, 1000 और 1100, 2100। 2100 में हमने जोड़ दिया 750, तो 2850 हो चुका है। बचा कितना, 150। यहाँ पर रोना था 300, इसका आधा जस्ट, तो 5 दिन और लगेंगे इसमें, ठीक है। तो आपको देखा कि 60 और 5 यानी कि 65 डेज में काम आपको पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला सवाल ये है आपके सामने, a boat goes 4 kilometer upstream and 4 kilometer downstream in 1 hour. The same boat goes 5 kilometer downstream and 3 kilometer upstream in 55 minutes. What is the speed in kilometer per hour of the boat in still water? तो देखते हैं कि हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो क्या लग रहा है मुझे इस क्वेश्चन में, कि अगर मैं ये निकालूं कि टाइम फिक्स्ड होता तब क्या रेशियो बनता, तो कुछ हो सकता है, या फिर कोई और मेथड भी हो सकता है इसका, सब कुछ कंसिडर करेंगे। देखो फिलहाल के लिए जो मेथड मुझे समझ में आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं टाइम को इक्वेट करूंगा, यहाँ पर मैं दोनों टाइम सेम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 5 मिनट यहाँ पर 1 घंटे से कम है, ठीक है। तो अगर मैं 5 × 12, यानी कि मैं इधर अगर 12 घंटे ले लूँ, ठीक है, और इधर अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने घंटे हो जाएंगे, वैसे तो 12 घंटे होते, पर क्योंकि 5-5 मिनट कम हो रहे तो 1 घंटा कम हो गया, यानी कि यहाँ पर इसको 12 से मल्टीप्लाई करने पर केवल 11 घंटे हुए, 11 आवर्स। इसको मल्टीप्लाई करने पर 12 आवर्स हो गए। तो इसको अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ, या फिर इसको अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पर इस वैल्यू, तो यहाँ पर 11 आवर्स होनी चाहिए। तो अब टाइम आपका सेम बन गया, ठीक है। इसका मतलब 4 × 11, 44 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में कितना, अगेन 4 × 11, 44, ये कवर करा गया 11 आवर्स में, ठीक है। और वहीं यहाँ पे एक दूसरा डिस्टेंस है जो कितना है, 5 इंटू, यहाँ पर हमने किससे मल्टीप्लाई करा, 12 से मल्टीप्लाई करा, 5 × 12 हो गया 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में। और अप स्ट्रीम में कितना, 3 × 12, यानी कि 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम में। यहाँ पर डिफरेंस देख लो, तो डिफरेंस यहाँ पर कितने का आपको दिखा कि 8 किलोमीटर का। तो 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम डायरेक्शन में जो टाइम टेकन है वो किसके बराबर है, यहाँ पर आपको दिखा 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम पे। तो सिंपल सी बात है कि जो x + y अपॉन x - y है वो रेशियो मुझे मिल चुका है। ये रेशियो आपका 2:1 है। तो जो x अपॉन y है वो पता है कितना आ जाएगा, 3:1। बस अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहले क्वेश्चन से आप इसको सोल्व कर दोगे आप। तो 4 किलोमीटर ट्रेवल करा गया कितने की स्पीड से, समेशन मान के चलो, अच्छा डिफरेंस पहले लेंगे, तो यानी कि 2p प्लस 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में वो आ जाएगा 4p, ये बराबर है 1 घंटे के। तो मैंने लिखा 1। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि 2/p प्लस 1/p आपका 1 के बराबर है, 3/p। तो p की वैल्यू कितनी हो गई, p की वैल्यू आपकी हो गई 3। अब मुझे क्या निकालना था, स्टिल वाटर में क्या स्पीड होगी, तो 3p, आपका आंसर हो गया 9। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, ऐसी वैल्यू बतानी है कि ये एक्सप्रेशन आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यार एक काम करो ना, x को मेरी तरफ से 2 ले लो, तो देखो कि क्या होता है। यहाँ पर आ गया 8, 8 में से हटाना पड़ेगा कितना, 4 × 18 यानी कि 72। फिर इसमें हम लोग के जोड़ रहे हैं, यहाँ पर कितना आया, -64, इसमें हमने जोड़ा के। अब आप मुझे खुद बताओ कि क्या वैल्यू के की ले कि एक स्क्वायर बन जाए। -9 एकदम बेकार वैल्यू, -81 क्या कोई मतलब है -81 लेने का, -125 हो जाएगा, स्क्वायर नहीं बन पाएगा। +9 कुछ भी नहीं, इसको लो तो कितनी क्या हुआ हमारे पास, -64 + 81। अच्छा देखो ऐसे तो यार आपका 17 आ रहा है, 17 से तो मैं बता ही नहीं सकता कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। उसको हटाओ, पहले कुछ और ट्राई करो, x बराबर 1 ट्राई करो, ठीक है। अगर वैसे भी नहीं हो तो फिर कोई और मेथड सोचेंगे। x बराबर 1 पर क्या होगा, 1 - 18 प्लस के, यहाँ पर आपके पास आया -17 प्लस के। अब देखो कौन सी वैल्यू डालनी चाहिए, अगेन इसको मैं नहीं डालूंगा, कोई मतलब नहीं इसको डालने का।
यहाँ पर डालेंगे तो कितना होगा, -17 + 9, फिर भी आपका नेगेटिव में रहेगा ना, और -8 आएगा, कोई मतलब नहीं। पर अगर इसको डालें तब क्या होगा, तो 81 - 17, हाँ ये ठीक है, ये 64 आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर होता भी है, तो ये आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा मेथड भी हो सकता है कि हम देखें कि वो कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनना है, और वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। पर ये मैंने आपको कैसे मेथड बताया जो हो सकता है आपको आंसर दे दे, ठीक है। मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि इससे क्या हमेशा आंसर आता है, या फिर क्योंकि अभी मैंने एक्स की वैल्यू जब 2 डाली तब आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, बाकी जितना मेरे को बताता वो मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, A starts from a point at a speed of 30 meter per second. After 3 seconds, B start chasing A from the same point at a speed of 50 meter per second. Total distance traveled by A and B before A is caught by B. देखो अच्छा क्वेश्चन है काफी। 3 सेकंड में ए ने कितने की लीड बना ली, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। ए की स्पीड कितने की थी, 30 की, तो लीड जो बनाई ना वो 90 मीटर की है। अभी ये लीड कितने टाइम तक रहेगी, क्योंकि इनकी स्पीड का जो डिफरेंस है ना, वो कितने का, 20 मीटर पर सेकंड का। तो मैं इसको 20 से डिवाइड करूंगा, यानी कि इन्होंने केवल 4.5 मीटर 4.5 सेकंड में बी ने ए को पकड़ लिया, ये मुझे समझ में आया। तो 4.5 सेकंड में बी ने कितना ट्रेवल करा, आपने बोला 50 × 4.5, इतना तो बी ने ट्रेवल करा। ए ने कितना ट्रेवल करा, देखो ए ने कितना ट्रेवल करा, ये आप कैसे पता करोगे। देखो ए ने कितना ट्रेवल करा, ऑब्वियस बात है, जितना बी ने ट्रेवल करा उतना ही तो ए ने ट्रेवल करा, क्योंकि तभी तो बी ए को पकड़ पाएगा, दोनों का डिस्टेंस सेम है, इसी को इंटू 2 कर लो, फिर आंसर आ जाएगा। हमारे पास कितना हुआ, ये 225 × 2 450। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करने का तरीका और भी अच्छा है। 2 cos थीटा बराबर 2 - sin थीटा। आपको बताने कि cos थीटा की वैल्यू क्या है। बहुत अच्छा मेथड है, ऑप्शन से करो, ठीक है, बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन जैसे मैं मान के चलूँ, तो मुझे दिख रहा है कि ऑप्शन 1 करेक्ट है, अगर मैं ये ऑप्शन डालता तब क्या होता। अगर मैं cos थीटा को माइनस में ले रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि sin थीटा 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर -2 आया, -2 बराबर 2 - 0, क्या ये सही है, बिल्कुल भी नहीं। तो -1 तो वैल्यू है ही नहीं, इसलिए मैं इसको भी एलिमिनेट कर दूंगा। अब इन दोनों में आपको कंफ्यूजन बचा, ठीक है। 1 के लिए आंसर आ रहा है, अगर आप cos थीटा को 1 ले रहे हो तब ये क्वेश्चन पूरी तरह सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब कंफ्यूजन किस में बचा, 3/5 और -1/2 का। तो पहले 3/5 लेकर देखो, 2 × 3/5 बराबर, जब cos थीटा 3/5 होता है तो sin थीटा क्या होता है, याद करो 4/5। यहाँ पर आएगा 2 - 4/5, अभी चेक हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास आया 6/5, और यहाँ पर भी कितना है, 6/5, तो बिल्कुल मैच हो गया, इसीलिए आपका ऑप्शन 1 करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला सवाल ये है आपके सामने, diameter of wheel of a cycle is 21 centimeter. Cyclist takes 45 minutes to reach a destination at a speed of 16.5 km per hour. How many revolutions will the wheel make during the journey? तो बहुत ध्यान से हम लोग समझते हैं, डायमीटर के मैंने आपको, साइक्लिस्ट को 45 मिनट लगे एक जगह जाने पर कितनी स्पीड से, तो वो डिस्टेंस कितना था, सिंपल सी बात है, वो डिस्टेंस रहा होगा 16.5 किलोमीटर के हिसाब से बोल रहा हूँ, इंटू 45 मिनट का मतलब मैं 3/4 घंटे लिख सकता हूँ। इतना डिस्टेंस आपको किलोमीटर में ट्रेवल हो गया, ये चीज क्लियर हुई। अब देखो एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है व्हील के लिए, तो हमने बोला 2πr, या फिर मैं कह सकता हूँ πd, ठीक है। तो 22/7 इंटू डी कितना है हमारे पास, 21, ऐसे लिख लो, ठीक है। यहाँ पर 3 आ गए, इस 3 से आप इस 3 को कैंसिल कर दो, और कुछ कैंसिल करना चाहते हो तो ये करो कि यहाँ पर 2 ले लो, और इससे 11 को काटो, तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो कुल मिला के मैं कह रहा हूँ कि ऐसी कुछ वैल्यू आ रही है, ठीक है। 15, बहुत सारे जीरो, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड विद 4 × 2 8, ये आपको देखना पड़ेगा कि कितना आ रहा है। तो 15/8 मुझे बताओ कि कितना होता है, 15/8 होता है 1.875, यही आंसर है, ढूंढ लो इसको। 1875 वाला कहाँ पर दिख रहा है आपको, 1875 वाला यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। By selling 90 pence for ₹80, a man loses 20%. By what should be the selling price of 90 pence for 20% profit? तो देखो 90 pence बेचने पर
₹80 में लॉस हो गया हमारा 20% का, हमको चाहिए 20% का प्रॉफिट, ठीक है। तो कितने में हमको उनको बेचना चाहिए? तो देखो यार, सिंपल सी बात है, जब लॉस हुआ ना 20% का, जो चीज 100 की थी वो हमने 80 की बेची एक्चुअल में, ठीक है। जबकि वो हमको बेचनी कितने की थी? 20% प्रॉफिट के लिए 120 की। तो 2:3 का रेशियो है। जहां यहाँ जो आपके पास प्राइस था 80, उसका आपको 3/2 लेना है। आंसर आ गया 120। अगला क्वेश्चन गाइस ये है आपके सामने, और ये क्वेश्चन मैंने आपको टेलीग्राम पर दिया था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। ट्राई करेंगे कि हम लोग इसको एक अच्छे मेथड से सॉल्व करें। देखो, इसके लिए करना आपको ये पड़ेगा कि पहले तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये इधर वैल्यू कितनी आ रही है। तो ये कितना होगा हमारे पास? x² - 1। ऊपर कितना आया? x - 1 माइनस x प्लस 1, x+1 माइनस x - 1, ठीक है। तो x से तो आपका x कैंसिल हो गया, एक और एक कितना हो गया हमारे पास? 2 हो गया, एक और एक हो गया 2 प्लस, अच्छा यहाँ पर अब -1 है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर देख लो कि अगर मैं इसमें से माइनस करूँगा तो क्या बचेगा? केवल 1/x² - 1 बचेगा। यहाँ पर है +1/x² + 1, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 2x² डिवाइडेड विथ x² + 1 इंटू x² - 1, ठीक है। तो यहाँ पर है 1/x, ठीक है, तो ऐसे मैंने काट दिया। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बनना है? 2x/x² + 1 इंटू x² - 1। अब यहाँ से ध्यान से देखो कि जो x² - 1 है इस इक्वेशन से, इसका भी तो यूज लो। x² - 1 है, उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू x है, और जो x² + 1 होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसमें 2 ज़्यादा 2 ऐड कराया ना हमने, तो x + 2 आना चाहिए। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 2x अपॉन, यहाँ पर तो x आ गया, इंटू x + 2। इससे आपका ये कट गया, तो 2/x + 2, ऐसा कुछ मेरा आंसर आ रहा है, 2/x + 2। अब यार x की वैल्यू देखते हैं कि क्या आ रही है हमारे पास, और देखो x के लिए सॉल्व भी तो करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को देखो, ये आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, यहाँ से x की वैल्यू आपको दिख जाएगी। क्या इक्वेशन है? x² - x - 1 बराबर 0। x बराबर क्या होता है? -b + माइनस √b² - 4ac। तो यहाँ पर 1 + माइनस अंडर रूट b² - 4ac, यानी कि 1 + 4 यानी कि √5 आया, डिवाइड बाई 2। ये वैल्यू आपकी आ गई x की, प्लस माइनस यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि वही आंसर है, ठीक है। अब देखो क्या निकालना है हमको? 2/x + 2, तो 2 इंटू 2, ऊपर जाके तो 4 बन गया, बिल्कुल। नीचे क्या है आपके पास? यहाँ पर था हमारे पास कितना? 1 + 4 आ गया, यानी कि 5, 5 + माइनस √5, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या निकल रहा था हमारे पास? इसको मैं ठीक से हाईलाइट करता हूँ। अल्टीमेटली हमारा आंसर आ रहा था 2/x + 2, और उसमें भी हमने x की वैल्यू डाली, तब हमारा ऑप्शन मैच कराए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन को। A sum amounts to 3872 in 2 year and 4259.20 in 3 year at certain rate percent per annum if interest is compounded annually. Simple interest on same sum for 5 1/3 year 6.75% के हिसाब से आपको निकालना है। तो यार पहले तो हमको वो सम निकालना पड़ेगा कि वो सम कितना है, ठीक है। 2 सालों में इतना हो रहा है, तो 3 सालों में इतना हो रहा है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे कि वो सम क्या था? पहला चैलेंज तो यही है आपके सामने। अब देखो उसके लिए ये देखना पड़ेगा ना कि किसके मल्टीपल हैं। दो तरीके होते, या तो मैं ये देखता कि ये कितना परसेंट आ रहा है, उससे मैं आइडिया लगा सकता था, पर डेसिमल बहुत ज़्यादा है तो दिक्कत हो जाएगी। तो मल्टीपल देखने पड़ेंगे यहाँ पर कि किससे कट रहा है, ठीक है। तो बहुत सोचने के बाद ये पता चला कि ये 11 से कट रहा है। अगर मैं इसको 11 से काटूँ तो कितनी बार चला जाएगा? पहले गया 3 बार, फिर बचा कितना? 5 7, तो ये चला गया 5 बार, फिर गया 2 बार, 352। यहाँ पर क्या है? इसको काटो 11 से, पहले जाएगा 3 बार, फिर हुआ 95, तो ये गया 8 बार, फिर बचा 7 9, कितनी बार जाएगा? 7 बार, फिर गया 2 बार। यहाँ पर डेसिमल भी है, उसको मत भूलना। अब देखो किससे जा रहे हैं, तो फिर से मुझे दिख रहा है कि हाँ 11 से ही जा रहे हैं। काटो 11 से एक बार, फिर 3 बार गया, फिर 2 बार गया,
इसको कटो 11 से तो पहले गया 3 बार, फिर बचा 57 तो गया 5 बार, और फिर कितनी बार चला गया 2 बार। ठीक है, तो अब दिख गया कि 10 का जो सामान है वो 11 हो रहा है। ठीक है, 10 का जो आपका प्रिंसिपल है वो अमाउंट बन रहा है 11। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि पहले भी जो आपका 2 सालों में क्या बना होगा कि जो चीज़ 100 होगी ना वो 121 बन चुकी होगी। अब 121 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट गिवन है 3872। देख लो कि ये कितने टाइम्स है, तो कितने टाइम दिख रहा है आपको? पहले तो मुझे दिख रहा है कि 3 बार ही गया होगा, फिर 2 बार गया होगा, तो मतलब यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ 3200। अब इस क्वेश्चन में कुछ है? कुछ भी नहीं है। क्या निकालना है आपको? 6.75% के हिसाब से 5/3 ईयर में कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो 5 सालों में कितना हो जाएगा? 5 सालों में कितना हो जाएगा देखते हैं हम लोग। 6.75% को क्या ये लोग चाहते हैं कि हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करें? क्या आपको वो करना ठीक रहेगा? 6.25% तो होता है, पर 6.75% तो मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ होता भी है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो 5 सालों में कितना होगा ये? 6.75 इंटू 5। ठीक है, तो 6 इंटू 5 कितना होगा? 30। 5 इंटू 0.75 कितना हो गया? 5 इंटू 0.75 आपके पास हो गया 37, सॉरी 5 इंटू 70 कितना होगा? 35। तो ये हमारे पास आ रहा है 3.85। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आया? 33.85। अब इसके ऊपर से 1/3 साल का और है, वो भी जोड़ दो। वो कितना हुआ हमारे पास? 675 डिवाइड बाई 3 कितना होता? तो पहले ये जाता 225 होता। ठीक है, यानी कि यहाँ पर है 2.25% और एक्स्ट्रा, इसको जोड़ना पड़ेगा। ये आपका नेट परसेंटेज में आता है। देख लो कितनी कैलकुलेशन हो रही है। 35 और थोड़ा सा और आ गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हुआ 36 पॉइंट कितना एक्स्ट्रा 1%, 361। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 32 से, तब आंसर आएगा। मल्टीप्लाई कर लिया तो 2, 2, 1, 7, यहाँ पर है 1, 6 और 3। देखते हैं कि कितना आ रहा है। अच्छा, लास्ट वाली लाइन सही से मल्टीप्लाई नहीं करी। 3 इंटू 1 यहाँ पर 3 आएगा, 3 इंटू 6 8, यहाँ पर 1 आया, तो 10 हो गया। 2, 5, यहाँ पर हमारे पास 5 है, तो ये 1 आ गया। 1152, ये आपका अदर बैठ रहा है, इधर आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन को। अ डीलर अलाउज 36% डिस्काउंट on the mark price of an article and still gains 28%. कॉस्ट प्राइस इज रिड्यूस बाय 10%। कितना डिस्काउंट वो दे सकता है कि सेम प्रॉफिट हो? तो देखो, मार्कअप कितने का है? एक्स से वाई, 36% डिस्काउंट, तो 25 की चीज चली गई कितने की? 16 की। ठीक है, गेन हुआ 28% का, 100 से 128 ऐसे में लिखूंगा। यहाँ पर 4 आ गया, इसको काट लो तो एक गया 8 बार। ठीक है, 4 से 8 यानी कि मार्कअप था 1 से 2। अब कितना डिस्काउंट देना चाहिए? अच्छा, कॉस्ट प्राइस रिड्यूस हो गया आपका 10% से, तो 100, 200, 10% से रिड्यूस कर लो, तो 90 से 200, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 9 से 20। अब इस पर डिस्काउंट दे दो जो पहले आपने दिया था 36% का। अच्छा, डिस्काउंट अब चेंज करना है, तो एक्स से वाई, प्रॉफिट सेम है। ठीक है, प्रॉफिट सेम गिवन है। प्रॉफिट कितने का? 28% का, तो 100 से 128 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो जो चीज़ हमारे पास, अच्छा इसको 200 काट लो एक बार तो सही रहेगा। 10 और 64, जो चीज़ हमारे पास 1000 की थी ना, वो कितने की हो रही है? 9 इंटू 64 की। 64 इंटू 9 कितना हुआ हमारे पास? ये 6, वहाँ पर 3, 57.6, 576। ठीक है, यानी कि कितने का डिस्काउंट यहाँ पर दिया गया? 424 का। यही आंसर है, 420, 42.4%, ये आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करिए इस क्वेश्चन को। 7 copies of a book can be bought for certain sum payable at the end of a year, and 8 copies of the same book can be bought
फॉर द सेम सम इन रेडी मनी, व्हाट इज द रेट परसेंटेज। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है कि अगर 7 कॉपी आपकी एक सर्टेन बुक की आपको मिल सकती है एट द एंड ऑफ ए ईयर, और अगर 8 कॉपी आपको मिल सकती है अगर आप पैसा जस्ट अभी पे करो, तो क्या रेट होना चाहिए। तो रेशियो आपको दिख रहा है कि कितने का है, 8 से 7 का। ऐसे आप विजुअलाइज कर सकते हो, 7 8 तो दिख रहा है आपको कि 1 का इंटरेस्ट, आप ऐसा मान सकते हो, ठीक है। अब कन्फ्यूजन आपको ये हो सकता है कि आपको 1/8 लेना है या फिर 1/7 लेना है, तो 1/8 लेते ना, तो वो चीज़ ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में क्या होना चाहिए था, 1/8 के लिए 12.5। एक्चुअल में आपको यहाँ पर 1/7 लेना होगा, वो आपका इफेक्टिव रेट है, यानी कि 14.28%। ये आंसर होगा, ठीक है। याद रखना है इसको हमेशा। क्वेश्चन में फिर से पढ़ता हूँ, 7 कॉपीज ऑफ अ बुक कैन बी bought for a certain sum payable at the end of a year and 8 copies can be bought for the same sum in ready book, ठीक है। तो वही बात है कि 7 पर जब 1 यूनिट की ब्याज मिली तब जाके 8 हुआ, ठीक है। तो ब्याज किस पर मिली है, 7 पर मिली है। ये चीज क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है ये आपके सामने सवाल, करिए इस क्वेश्चन को। इट इज गिवन दैट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज ए, वैल्यू ऑफ पेरीमीटर इन रेडियस सर्कमफेरेंस एंड एवरेज ऑफ लेंथ ऑफ द मीडियन आर पी आर आर डी। ए अपॉन पी आपको बताना है कितना हो। देखने में तो काफी खतरनाक सा सवाल लग रहा है भाई, देखते हैं। तो एक ट्रायंगल का एरिया ए है और पेरीमीटर गिवन है कि पी है, ठीक है। पेरीमीटर क्या है हमारे पास, पी। इन रेडियस आर है, तो इन रेडियस आर मुझे पता है कि क्या होता है, डेल अपॉन एस, यानी कि एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। तो एरिया तो ए है डिवाइडेड विद सेमी पेरीमीटर, क्या होता है पेरीमीटर का आधा, यानी कि p/2। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि जो r है वो 2a अपॉन पी के बराबर है। तो a अपॉन पी कितना हुआ, r/2। तो केवल देखने में यार क्वेश्चन खतरनाक था, आंसर बहुत सरल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक रेगुलर ऑक्टागन हमारे पास है, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल सेंटर O, ठीक है। तो ये भैया हमारा सर्किल हो गया, थोड़ा प्यारा सा सर्किल बनाएंगे। ये सर्किल हो गया, इसको सर्किल मान लो यार, ना भी हो तो। ऑक्टागन बनाना है, बहुत मेहनत से ऑक्टागन बनाए। ए बी सी डी, पता नहीं ऑक्टागन हैवी के नहीं है, ई एफ जी एच, ये आपका ऑक्टागन हो गया, सेंटर O, ठीक है। क्या गिवन है भाई हमको कि एंगल ओ ए बी टू एंगल ए ओ बी, ये आपको रेशियो निकाला है, तो ये हमारा O हो गया, ठीक है। तो ये एंगल आपका हो गया एंगल ए ओ बी। इसका रेशियो आपको बताना है, ओ ए बी का रेशियो आपको बताना है ए ओ बी के साथ। देखते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो यार, अच्छे से आप लोग समझना कि अगर मैं ये ऐसे ड्रॉ कर लूँ, ऐसे मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि 3 पॉइंट यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर भी 3 पॉइंट 1 2 3, मतलब ये बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब जीसी आपका डायमीटर है, ये तो क्लियर हुआ। अब आप देख रहे हो कि इक्वल कॉर्ड्स यहाँ पर है, ये सभी के सभी इक्वल कॉर्ड्स ही तो हैं, ये इसके बराबर, इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो इनका जो एंगल सबटेंडेड होगा सेंटर पर वो भी यार इक्वली होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये जो एंगल्स हैं सभी इक्वल है, ये अल्फा, ये अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। तो जो 4 अल्फा है 180 है, अल्फा 45 हुआ, ये एंगल आपका 45 आ गया। तो बस, क्या क्वेश्चन में कुछ बचा है, अब कोई भी कर देगा। अब तो ये अगर 45 हुआ तो इन दोनों एंगल की वैल्यू क्या आई, 135/2, ये तो वही एक एंगल आपका 135/2 आ गया। क्या निकालना है आपको, रेशियो 135/2, रेशियो 45, काटा तो यहाँ पर 3:2, ये आंसर आ गया, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग उसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला सवाल ये है आपके सामने। E की वैल्यू गिवन है सी स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू गिवन है ए स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू गिवन है बी स्क्वायर माइनस ए। आपको बताना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3 डिवाइडेड बाई सी प्लस 1 इंटू ए बी प्लस बी प्लस 1। पता नहीं भाई क्या क्या पूछ दिया। देखो, एक क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से लिखोगे तो आपको दिखेगा कि जो सी स्क्वायर है वो ए प्लस बी है, ठीक है। ए स्क्वायर है वो बी प्लस सी है,
इसी तरीके से जो बी स्क्वायर है वो ए प्लस सी है। इतना तो समझ में आया ना भाई सबको। अब देखते हैं कि क्या हम लोग इस सवाल में कर सकते हैं। ज़्यादा तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, पर फिलहाल के लिए ये मान के चलो कि अगर हम इनको ऐड करें तो अब क्या होगा। ऐड करने पर आपके पास आया कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है वो किसके बराबर है, 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अब यहाँ से यार मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर करता तब क्या होता। तो मेरे पास आता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। और वो ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं आपस में। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। बराबर नहीं एक्चुअल में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो 2 टाइम्स है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है का, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बराबर है ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब देखते हैं कि हम इस सवाल में क्या कर सकते हैं, ठीक है। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, आपको वैल्यू निकालनी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, वो बड़ी सी वैल्यू है, दोबारा पढ़ने की जरूरत है नहीं उसको। तो क्या मेथड इसमें हम लोग लगा सकते हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है इसमें, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। क्या इसमें वैल्यू पुटिंग करनी चाहिए, क्या इसमें हमको बेसिक्स जाना चाहिए। तो बेसिक्स से जाएंगे तो भी हो जाएगा, वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा। बेसिक्स होता कहीं ना कहीं फंस जाओ, वैल्यू पुटिंग से क्या गारंटी के सही आंसर आएगा। जैसे बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में भी चल रहे हो, ठीक है, मेरे दिमाग में भी चल रहे हैं, मेरे को भी एग्जैक्ट नहीं पता कि इसको कैसे सोल्व करना है। पर अगर मैं एग्जाम में बैठा हूँ तो मैं क्या करता है इसमें, मैं देखता कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी है किसके बराबर हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के। अगली वैल्यू जो आपके पास है ए प्लस बी प्लस सी, उसके लिए भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसी सी वैल्यू आ रही है 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कोई मतलब नहीं है उसका। तो मैं पर वैल्यू पुटिंग की तरफ स्विच कर जाता, ठीक है। कैसे वैल्यू पुट करता, देखो एक इक्वेशन 3 वेरिएबल, देखो इक्वेशन तो वैसे 3 है स्टार्टिंग में आपको दिख रहा होगा, और वहां से आपको एक चीज पता भी चली होगी। वो चीज क्या है यार, कि अगर मैं हर तरफ दो दो तो लेके चलता, टू टू टू, तो मेरा क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड होता भी नहीं, ठीक है। कि आप देख रहे हो कि 2 स्क्वायर बराबर 2 प्लस 2 होता है, 2 स्क्वायर बराबर 2 प्लस 2, 2 स्क्वायर बराबर 2 प्लस 2। ऐसा किसी और नंबर के लिए वैलिड नहीं होता, केवल 2 के लिए वैलिड होता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई आपको। और वो चीज हर जगह सेट होती जा रही है, हर चीज सेट हो जाएगी अगर आप ए बराबर बी बराबर सी बराबर 2 को रख दो। तो क्वेश्चन भले ही कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, कभी कभी जो वैल्यू आपको लेनी होती है ना वो बहुत सिंपल होती है। अब इस क्वेश्चन को कर सकते हो ना, ट्राई करो। क्या आंसर आ भी रहा है, 4 4 4 हो गया 12 प्लस 2 टाइम्स 2 2 2, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, प्लस 3 है, किससे डिवाइड हो रहा है, नीचे क्या आ रहा है हमारे पास 3 इंटू 4, और वो हो जाएगा 5, 4 और 5 9, ठीक है। तो वो हो गया 27/27, आपका आंसर आ गया 1। तो आप देख लो कि वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन कितनी आसानी से हो गया। बस वैल्यू गेस करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं गाइस, सरल सा क्वेश्चन है काफी। सम ऑफ ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 307 यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस। देखो यार कैसे होगा ये क्वेश्चन, 3 डिजिट नंबर बनाने हैं ना, तो जीरो को पहले मत ले लेना प्लीज। पहला नंबर तो 307 ही हो गया, दूसरे नंबर में क्या करोगे भाई, 370 ले लो, ठीक है। अब 7 को पहले ले लो, 7 को पहले ले लो एक बार, यहाँ पर आया 7 3 0, ठीक है। एक बार 7 लिया हमने, फिर 0 ले लिया, फिर 3 ले लिया, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि जीरो को पहले मत लाना, जीरो को पहले ले आए ना तो वो 3 डिजिट नंबर नहीं रहेगा। अब ऐड कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। ऐड करने पर यहाँ पर 0 आया, यहाँ पर 1 है तो एक 1, यहाँ पर 1, 20 1 21, 2110, ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया है, आंसर भी याद है मुझे 19.2। इस क्वेश्चन में क्या किया मैंने हमको, 2 पैरेलल chords are on one side of a center of length 24 32, डिस्टेंस बिटवीन द chord is 8, एरिया ऑफ सर्किल निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है काफी, समझाता हूं मैं आपको। ये सर्किल है हमारा, ये सेंटर है, ऐसे मैंने ये गिरा लिया परपेंडिकुलर, 2 कॉर्ड्स हैं यहाँ पर, एक कॉर्ड ये और एक कॉर्ड ये।
ये आपका सेंटर O हो गया, ठीक है। अब कॉर्ड की लेंथ क्या क्या थी भाई, कॉर्ड की लेंथ थी 24 और 32, ठीक है। यानी कि ये आपकी लेंथ कितनी होगी, 24 का आधा हुआ यहाँ पर 12 और ये 16, ठीक है। सॉरी 16 वाला ऊपर होगा ना, हाँ 16 वाला ऊपर होगा और ये 12। क्या है हमारे पास कि जो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल कॉर्ड्स है वो कितना है, 8 है। तो आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, ये डिस्टेंस आपके पास 8 आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आपको पहले तो रेडियस निकालना है, क्योंकि रेडियस अगर क्वेश्चन में आ गया तो फिर कुछ ज़्यादा खास है नहीं, बस रेडियस निकालने की हेडेक है, ठीक है। अब रेडियस कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर ये रेडियस, यहाँ पर ये रेडियस, ये जो गैप है हमको पता नहीं। अब यार दो तीन चीज़ें मुझे यहाँ पर स्ट्राइक कर रही हैं करने के लिए, वो ये कि मैं ये देखता हूँ कि क्या अगर मैं इसको इन्वर्ट करता इसी ट्रायंगल को, तो क्या यहाँ पर कुछ काम बन पाता मेरा। अगर मैं इसको इन्वर्ट करके वहां पर रख देता, अगर ये 16 यहाँ पर ऐसे बेस बन जाता ना, तब क्या होता, तो इधर हमारे पास होता 16, 12 और वो रेडियस आपका 20 आ जाता, ठीक है। और उस केस में यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 12, अच्छा यहाँ पर ये मैंने 16 लिया ना, अगर ये मैं 12 लेता, 16 12 तो वो 20 होता, पर यहाँ पर गड़बड़ हो गया, वो यहाँ पर आपके पास 20 12 हो गया, तो वो चीज़ सेट नहीं हो रही है, ठीक है। कुछ और देखना पड़ेगा। डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड आपको 8 गिवन था, अगर 4 होता ना तो क्वेश्चन हमारा सेट हो गया होता अभी। तो हम क्या करेंगे, इसको x मान लेते हैं, और तो कुछ समझ में आ भी नहीं रहा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स प्लस 8 होल स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। दोनों को इक्वेट कर दोगे तो थोड़ा फायदे में रहोगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल होने वाला है, दोबारा मतलब है उसको 256 बराबर किसके है, 64 प्लस 16x प्लस 144, ठीक है। तो यहाँ से जो 16x है ना उसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर है 64 और 144 जो कि हो जाएगा 208। 256 में से 208 को हटा दो तो कितना बचा, 48। x की वैल्यू 3, अगर x की वैल्यू 3 है तो रेडियस निकाल लो, इनफैक्ट रेडियस का स्क्वायर निकाल लो, कितना आएगा 256 प्लस 9 यानी कि 265, ये आ गया। मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। 22/7 इंटू इसका स्क्वायर, क्योंकि 265 में निकाल चुका हूँ, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी तब तो आपका आंसर आ रहा है। मैं इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ क्या यही आंसर आ रहा है, 22/7 मल्टीप्लाइड विद 265, तो हाँ 832.86, अच्छा ये आपका आंसर आ रहा है, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो जरूरी नहीं यार कि आर की कोई परफेक्ट वैल्यू आ रही हो, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि परफेक्ट वैल्यू नहीं आ रही, आर स्क्वायर मैंने निकाला है, आर निकालोगे तो अंडर रूट में आएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर की आर की परफेक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, फिर भी ऐसा क्वेश्चन टीसीएस पूछ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये है आपके सामने, ऑयल रिफाइनरी बाय करती है 3600 रुपये पर बैरल के हिसाब से, 10% का वेस्टेज हो जाता है, रिफाइनरी चाहती है कि 5% का प्रॉफिट हो, तो कितने प्राइस पर बेचना चाहिए, इंक्लूडिंग 8% टैक्स ऑन द सेलिंग प्राइस पर बैरल। अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो 10% का वेस्टेज हो गया ना, तो वेस्टेज को आप हमेशा डिस्काउंट समझा करो कि डिस्काउंट लग गया भाई 10% का, ठीक है। 10% का वेस्टेज हुआ, इसका मतलब जो चीज़ 10 थी ना यार, वो केवल 9 रह गई, 10 की चीज़ केवल 9 ही रह गई है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। इसका मतलब उसको अगर आप कवर करना चाहते हो, कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 9 का सामान आपको 10 का बेचना पड़ेगा। ये चीज़ समझ में आई आपको कि जब भी आप वेस्टेज को कवर कर रहे हो तो 9 को आपको 10 करना पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अब रिफाइनरी अगर 5% का प्रॉफिट भी चाहती है, यानी कि जो चीज़ 20 की थी वो तो किसकी बेचनी है, ठीक है। और इसके ऊपर अगर सरकार ने भी अपना टैक्स घुसेड़ दिया कि 8% टैक्स हमको भी चाहिए, तब क्या होगा, जो चीज़ 25 की है वो 27 की हो जाएगी। इसी सब का इफेक्ट क्यूमुलेटिव आपको लेके चलना है। इससे इसको काटो तो 3 बार गया, इससे इसको काटो
कितनी बार जगह 5, यहाँ पर 2। इसका मतलब जो भी चीज़ आपकी 100 की थी वो कितने की बन चुकी है, वो आपकी बन गई 21 × 6 यानी कि 126 की। ठीक है, अब 100 की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है, 3600, तो 1 की वैल्यू 36 आ गई। तो 126 को 36 से मल्टीप्लाई करा तो मेरा आंसर आ गया 6, यहाँ पर 3, 5, 1 ये हुआ 7 इंटू यहाँ पर है 8, 1 तो वो हो जाएगा 7, ये 3। ठीक है, तो 6, 3, 1 तो यहाँ पर 5, 4, 5, 3, 6 ये आपका आंसर है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है अपने आप में। प्रॉफिट एंड लॉस के सारे कॉन्सेप्ट आपके से क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोग मुझे करके बताओगे। कहाँ पर आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में। और यार मैं देखता हूँ कमेंट बॉक्स, ठीक है। पिछली वीडियो के अंदर कमेंट तो बहुत है पर आंसर किसी ने नहीं बताया, आंसर भी बताया करो, ठीक है। आसान क्वेश्चन है एकदम, क्या ही बताना है इसमें। 1 से लेकर 200 तक कितने नंबर है जो 3 से डिविजिबल है पर 7 से नहीं है। कैसे सॉल्व करोगे इसको, देखो कौन कौन से नंबर है जो 3 से डिविजिबल होते हैं। पहला तो 3 ही होगा, और आखिरी में अगर जाओगे तो कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा। कितने का गैप है, 195 का। डिवाइड कर लो 3 से, 65 आ गया। ठीक है, +1 रहा तो 66 ऐसे नंबर हुए जो 3 से कट रहे थे। पर कुछ नंबर एक्स्ट्रा रिपीट हो रहे होंगे। रिपीट का मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो नंबर जो 3 और 7 दोनों से कट रहे हैं। ठीक है, 21 वाले, तो वो कितने नंबर होंगे कैसे पता चलेगा। पहला तो 21 ही हो गया, और लास्ट में उधर कौन सा हो जाएगा, 189 हो जाएगा। 21 इंटू 9, तो यहाँ पर कितने नंबर आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर इंटू 9 करा है ना, तो 10 नंबर ऐसे आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 10 है कि 9 है, 9 है टोटल। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 57, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। A man can row a boat in still water at a speed of 5 meter per second. He covers a stretch of 200 meter in river downstream during high and low tide in 10 and 25 seconds respectively. What is the ratio of speed of water flowing in the river during high tide and low tide? तो समझते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से, ज्यादा कुछ आइडिया तो लग नहीं पा रहा है। देखो, एक आदमी है जो कि बोट चला रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, अब वो 200 मीटर कवर कर रहा है हाई टाइड और लो टाइड में कुछ पर्टिकुलर टाइम में। तो यहाँ से मैं इफेक्टिव स्पीड निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो 200 को अगर मैं डिवाइड कर लूँ किससे, जो टाइम लग रहा है हाई टाइड के दौरान, वो टाइम कितना है, 10 सेकेंड का। तो जो हाई टाइड में स्पीड है वो 20 की है। ठीक है, ये आपकी हाई टाइड की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से लो टाइड में कितनी स्पीड हुई, 200 का, 200 पर टाइम लग रहा था 25 सेकेंड, तो यहाँ पर कितने की स्पीड हुई, 8 की। ये आपकी लो टाइड में। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग इन द रिवर ड्यूरिंग हाई टाइड एंड लो टाइड। ठीक है, तो गाइस आप लोग ध्यान से देखना कि बोट की स्पीड तो कितनी की, जो आदमी चला रहा है उसकी तो 5 ही स्पीड है। अब 5 से अगर स्पीड आपकी 20 हो गई तो इफेक्टिव में कह सकता हूँ स्ट्रीम में जो स्पीड थी वो 15 की थी। और यहाँ पर अगर 5 से स्पीड आपकी 8 हो गई तो जो स्ट्रीम की स्पीड थी वो 3 की थी। इसका रेशियो आपसे पूछा गया है 15:3। ये आंसर हो जाएगा 5:1। ये करेक्ट आंसर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज में आप लोग प्लीज फंसना मत। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। A car left 3 minutes earlier than the scheduled time, and in order to reach the destination 126 km away in time, it has to slow its speed by 6 km per hour than usual. What is the usual speed? देखो, करना बस ये है कि 126 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, अब उसके रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो कि अगर स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, तो पहले का स्पीड s थी, तो अब कितनी स्पीड हुई, 126/s-3। ठीक है, अब ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस किसके बराबर है, ये डिफरेंस 3 मिनट है। सॉरी, x-6 है ना, यहाँ पर s-6 है। ये डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस आपका 3 मिनट के बराबर है। 3 मिनट इसलिए क्योंकि तभी देखो, कोई कार अगर आपकी पहले चली गई
तो उसको स्पीड कमी तो करनी पड़ेगी ताकि वो आराम से पहुंचे, जितने टाइम पर पहुंचना है उतने टाइम पर। तो जो टाइम ट्रेवल्ड का डिफरेंस है वो डिफरेंस 3 मिनट का है, ये आपको क्वेश्चन में समझना है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि ये कैसे सॉल्व होगा, ये तो ऑप्शन से सॉल्व होगा। ऑप्शन के अलावा किसी और मेथड से सॉल्व करना एकदम गलत है, ठीक है। ऑप्शन से सॉल्व करो, और ऑप्शन में भी उसी वैल्यू को पकड़ो जो 126 का फैक्टर हो, ठीक है। दो फैक्टर दिख रहे हैं, एक तो ये और एक ये, दोनों को चेक कर लो। अगर मैं इसको 126 लेता तब क्या होता, तो 126 अपॉन 126 यहाँ पर आया 1 आवर, सिंपली 126 अपॉन 120, ये कितना आया देख लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 1 प्लस 6/120 यानी कि 1/20। हाँ, तो ये आ गया 3 मिनट आपका। 1/20 आवर का मतलब 3 मिनट ही होता है, तो यहाँ पर गैप है 3 मिनट का, यहाँ पर 1 आवर 3 मिनट है, यहाँ पर 1 आवर है, तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। किसके लिए सॉल्व हो गया ये, जब मैंने 126 लिया तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, सेम वैसा ही क्वेश्चन है ना, तो ये आपके होमवर्क के लिए हो गया। ठीक है गाइस, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, काफी लंबी वीडियो ये हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।